हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना रमत आज फिर से आप सभी के बीच में हूं। बच्चों, मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल जोर शोर से जेईई 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आपके सामने मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 पीवाईक्यू सीरीज लेकर आया हूं। जी हाँ, मैं इतना आपसे ये वादा करता हूं, अगर जो भी बच्चे मुझे इस सीरीज को शुरुआत से देख रहे होंगे वो अगर यहाँ पर होंगे तो अपने आप को इस सीरीज के बाद यहाँ पर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 में हमने चटकाए थे रेडिएशन प्रेशर, हमने चटकाए थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमने चटकाए थे मैटर वेव्स। आज हम चुन चुनकर आपके सामने लाए हैं मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 में। आइए, चूंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया है। देखते हैं आज क्या क्या टारगेट है अपने पास। सबसे पहले जी हाँ, मैं बोलूँगा बच्चे, आप हमेशा ये सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इतना में इतना हो जाएगा। क्यों ना ये सोचने के बजाय हम उसको क्रिएट क्यों ना करें, क्यों ना हम अपनी जगह पक्के करें। ठीक है, तो प्रेडिक्ट करने से अच्छा है फ्यूचर को क्या करें, आप उसको क्रिएट करें। तो लेट्स क्रिएट इट। चलिए हम इसको चलते हैं और क्रिएट करते हैं और अपनी जगह 2024 में 25 में सॉरी पक्का करते हैं जेईई में। सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सब टॉपिक्स अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो ये वाला मैंने पार्ट 1 में कवर किया था बेटा। किसमें, किस वाले में, पार्ट 1। ये मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1। क्यों? क्योंकि देखिए 40% वेटेज है और 40% अगर वेटेज है तो सोचो 100% में 40% इज अ बिग स्कोर, इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 बोल दिया था। तो जो बच्चे आज मेरे पास आए हैं, जो पार्ट 1 पहले देखे उसको फिर पार्ट 2 भी आप कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर्स मॉडल जो बेटा 23%, एटॉमिक कोलिजन एंड एक्सरे। एक्सरे हालांकि हमारे सिलेबस से हट चुका है लेकिन बहुत बार वो हट भी जाता है, तब भी वो सवाल दाग देते हैं। इससे अच्छा है क्यों ना थोड़ा सा चर्चा करते हुए चले। तो इन दोनों से अगर आप देखेंगे 23 और 6 लगभग हम बोले तो 30%। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं ये 30% लेने वाले हैं। सर बाकी जो बचे ये, जी हाँ, ये वाले हम नेक्स्ट जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से आपके सामने लेकर आएंगे। ध्यान से देखिए, मॉडर्न फिजिक्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से बांटा है। तो ये 30% पार्ट 3 जिसको आप बोल रहे हो न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से हम आएंगे आपके सामने, वहां पर इसको देखेंगे। आज हम 30% के लिए खेलने वाले हैं। आइए, ये वेटेज है। देखिए सबसे पहले लेक्चर में टारगेट जो आज हम लेंगे कौन कौन सा, एटम्स लेंगे, न्यूक्लियाई हम अगली क्लास में लेंगे। एटम्स पिछली वाली कौन सा लिए, डुअल नेचर। तो देखो रदरफोर्ड मॉडल, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखेंगे, बोर्स मॉडल देखेंगे, एनर्जी लेवल ऑफ क्या देखेंगे बेटा, हाइड्रोजन एटम, और स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम देखेंगे। फिर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट क्या देखेंगे, फोटोन्स, रिकॉइल स्पीड और एक्स रेज। ये हम आपको इतना लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने रख दें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में हमें पता है कि भाई साहब रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला था कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, गोल्ड का एक बहुत पतला सा, इतना पतला थिन लेयर जो कि हम एक एटम की लेयर समझ सकते हैं, उसको रखा और उस पर हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटरिंग करवाया। अल्फा पार्टिकल उस पर क्या किए, वहां से दागना शुरू किए। तो हमने देखा कि अगर अपने पास ये न्यूक्लियस है तो मोस्ट ऑफ दी कैसे चले गए, इस तरीके से चले गए जो अनडेविएटेड गए, और बहुत कैसे गए, डेविएट होकर गए। तो ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताइए जो डेविएट होकर गए। ठीक है, एक ये पूछा जाता है। और दूसरा हमने बोला मोस्ट ऑफ दी स्पेस क्या हो गए थे, उसके एम्प्टी थे, ये भी बताया था उन्होंने। और उन्होंने क्या बोला कि अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चक्कर कौन काटेगा, इलेक्ट्रॉन काटेगा। किसके चक्कर काटता है, न्यूक्लियस के, ये भी उन्होंने बता दिया था। दूसरी चीज, काटेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, कौन, रदरफोर्ड भाई साहब। लेकिन क्या नहीं बता पाए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये उनका ड्रॉबैक था, स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। सवाल कहां कहां से आपको देखने को मिलेगा, आइए हम वो बताते हैं आपको। एक वर्ड दिख रहा होगा बी। बी होता है कि आपके पास जो ये न्यूक्लियस है इसके बेटा सेंटर से जो परपेंडिकुलर दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, बी। तो बी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। बी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। अगर इंपैक्ट पैरामीटर जो आपके सामने होगा, इस पर बहुत बार सवाल देखने को देखा गया है, बहुत सवाल पूछे गए हैं। इंपैक्ट पैरामीटर के लिए आपको क्या रटना है, सिंपल रटना है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/tan θ/2। जी हाँ सर जी, ये थीटा क्या है, ये थीटा अभी हम आपको बताएंगे कि कितने, ये देखो आप कितने पार्टिकल ऐसे हैं जो इस थीटा एंगल पर डेविएट हो गए। कुछ तो ऐसे ही चले गए बिना डेविएट हुए, जिसकी वजह से हम लोग मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या एम्प्टी है। उसमें से एक था जो 180 डिग्री पे रिटर्न बैक आया था, है ना, जिसको क्या बोले हम, वहां पर कौन था, न्यूक्लियस। कौन था, न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अगर भेजेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा गया है। अभी आपको बताऊं जेईई मेन 2024 में ही ये पूछा गया, और अक्सर बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
आगे अगर हम देखें बेटा, इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, ये कितने पार्टिकल कितने एंगल पर डेविएट किए, सॉरी कितने ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो थीटा एंगल पर क्या किए, डेविएट किए। तो इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होगा बेटा जी, एन ऑफ थीटा। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसका डायरेक्टली आप ऐसे याद रखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। आप इसको रट लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये क्या है सर जी, ये नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएटेड एट एंगल थीटा। क्या है ये, नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएटेड एट एंगल थीटा। ठीक है, ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा जाएगा आपको पता है, ग्राफ कैसा जाने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नंबर ऑफ पार्टिकल और थीटा का, जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो ग्राफ ऐसा होता है, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएटेड एट एंगल थीटा, ग्राफ इस तरीके से जाएगा बेटा। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, इन्हीं पे आपको देखने को सवाल देखने को मिलेंगे। आइए चलते, बी को क्या बोलते हैं बेटा, इंपैक्ट पैरामीटर। बी क्या होता है, न्यूक्लियस के सेंटर से दूरी। ठीक है, इस तरीके से आप ऊपर जाओगे तो वो दूरी होगी, उस दूरी को हम बोलते हैं, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, tan थीटा बाय 2 के। अब आइए देखते हैं, पहला सवाल जेईई मेन 2021 में देखिए क्या पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है बेटा, √d1 and d2 are the impact parameters corresponding to scattering angle 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब दो है इम्पैक्ट पैरामीटर d1 और d2, तो ये 60 डिग्री, मतलब इसको θ1 कह सकता हूं, ये 90 डिग्री, इसको क्या बोल सकता हूं, θ2 रिस्पेक्टिवली। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग, जब एक अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है किसको, गोल्ड न्यूक्लियस को, तो d1 किसके, हम क्या पा रहे हैं कि d1 भैया किसके बराबर है, x टाइम्स d2 के। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, x की। सर जी इम्पैक्ट पैरामीटर, सोचते ही हमारे पास एक बार में b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बेटा जी, tan थीटा बाय 2 है कि नहीं। तो बताओ, मैं अगर इसको लिख सकता हूं तो b1 अपॉन में b2 क्या लिख सकता हूं, tan थीटा 2 बाय 2 अपॉन में tan थीटा 1 बाय 2। क्या ये डब्बा समझ आया सभी को, हाँ जी सर जी। अब आगे देखिएगा बच्चा, क्या करेंगे, सिंपल, b1 कितना है, √d1, b1 कितना है, यही b1 है, और ये क्या हो गया, b2, बोलो। तो b1 √d1 √d2 बराबर क्या लिखेंगे खटाक से बेटा जी, 10 थीटा 2 देखो कितना है, 90 बाय 2, 10 कितना, 60 बाय 2, चिक्कू चिक्कू कितना, 45, चिक्कू चिक्कू 30, 10 45 कितना होता है, 1, 10 30 कितना होता है, 1 बाय √3, √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर अपने पास √d1 इक्वल्स टू √3 टाइम्स क्या दिखा, √3 टाइम्स √d2। अब अगर आप इसको चेक करो बच्चे, तो ये क्या बनेगा, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या दिखा अपने पास, इतना समय नहीं है, d1 बराबर 3 टाइम्स d2। जरा देखिए हमसे क्या पूछा गया था, x की वैल्यू, यहाँ पर x कितना है, 3, तो ये आंसर हो जाएगा 3। ये पहला सवाल था, किस पर, जेईई मेन 2021 में पूछा गया था, इम्पैक्ट पैरामीटर पर। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। गलत, सुनिएगा, पहली बात, रदरफोर्ड भाई साहब ने ये बोला नहीं था, आगे देखना, while in Thomson model electrons always experience a net force। देखो भैया भाई, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन बेटा इसके क्या काटता है, चक्कर, और अगर चक्कर काटेगा तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स। तो ये चीज जो इसने बोला ना, थॉमसन बोला, ये थॉमसन नहीं, ये वाला किसने बोला था, रदरफोर्ड साहब ने, और ये वाला जो है ये किसने बोला था, थॉमसन साहब ने। तो ये वाला कैसा हो गया स्टेटमेंट, फॉल्स हो गया। अगला पढ़ते हैं, अगला आप अगर देखेंगे क्या कह रहा है, एक एटम हैज अ नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रदरफोर्ड्स मॉडल बट हैज अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन थॉमसन्स मॉडल। गलत, जबकि रिलेटिव में रदरफोर्ड भाई साहब जब ये बताए तो रदरफोर्ड में ऐसा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जो ये चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, जब ये इसके साथ चक्कर काटेंगे तो क्या कहते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट करता है क्या, रेडिएशन, एनर्जी अपने साथ रिलीज करेगा, और एक समय आएगा
कि एनर्जी रिलीज करते 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 स्पाइरल पाथ लेगा और कहाँ कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियस पे। तो ध्यान से यहाँ पर ये रदरफोर्ड में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, जबकि इसने क्या बोला है, नॉन यूनिफॉर्म किसमें है, थॉमसन मॉडल में। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन रदरफोर्ड्स मॉडल इज डूम्ड टू कोलैप्स। हाँ, ये बात सही है कि ये रदरफोर्ड साहब ने दिया था, बट उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, स्टेबिलिटी। तो ये कोलैप्स कर गया था, फिर किसने किया था, बोर साहब ने, फिर किसने किया था, बोर्स मॉडल ने। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये सी होगा। अच्छा, वैसे तो सिंगल करेक्ट है तो यही हो गया, तो पक्का है ये वाला गलत होगा, बट फिर भी मेरा काम है चेक करना, मैं चेक कर देता हूँ। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पजेस मोस्ट ऑफ द मास इन रदरफोर्ड्स मॉडल बट नॉट इन थॉमसन्स मॉडल। गलत। देखो क्या रहा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पजेस मोस्ट ऑफ द मास इन रदरफोर्ड एटम, जबकि बट नॉट इन थॉमसन। नहीं, ये थॉमसन ने बता दिया था कि वहां पर एक न्यूक्लियस होगा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, तो ये भी जो है अपना गलत है। कौन सा वाला हो जाएगा, पहला वाला। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है, सॉरी पहला कह रहा हूं, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। अभी जस्ट आपको हमने बताया था बेटा कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो साइन की पावर 4 थीटा बाई क्या होता है, 2 होता है। अगर इसको आप चाहो तो साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक, है ना। कोसेक में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो नंबर थीटा टाइम कैसे रिलेशन है, इन्वर्सली। तो कौन सा दिख रहा है आपको, सीधी सी बात है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। और यहां भी हमने आपको बताया था, अभी देखो ग्राफ कैसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास, तो यहां से ये हम किस पर ले रहे थे बेटा, अभी हम ये वाला सवाल ले रहे थे किस पर, रदरफोर्ड्स के मॉडल पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये भी रदरफोर्ड भाई साहब ने ही वैसे बता दिया था। जो एक बोले थे ना 180 डिग्री पे डेविएट होके वापस आ गया, तो इसका मतलब वो कौन सा था, वहां पर न्यूक्लियस था, तो अल्फा पार्टिकल वहां से वापस आ गया। तो अगर मैं यहां पर अल्फा बोलूंगा, अल्फा आपको पता है बेटा क्या होता है, 2He4। क्या होता है, 2He4। यहां पर जरूरी नहीं कि अल्फा पार्टिकल हो, कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल भी हो सकता है और भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उन्होंने अल्फा के साथ किया था तो मैं वो बता रहा हूं। वरना जनरली आप इसको क्या बोल सकते हो, कोई भी चार्ज है तो उसका ई चार्ज हो जाएगा। अब यहां से उन्होंने इसको फेंका था कितनी रफ्तार से, v रफ्तार। कंसेप्ट समझिए। तो फॉर्मूले बच्चा क्या करेगा, इसका भी फॉर्मूले रटता, भाई इसका फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ अलग तरीके से वो सिंपल, आप समझिए। अगर आप, उसने क्या किया, इसको कितना रफ्तार दिया बेटा जी, v रफ्तार दिया। कितना रफ्तार दिया इसको, v। अब अगर इसको हमने v दिया है तो ये पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है। बताओ, ये जब यहां पर आएगा और ये न्यूक्लियस जिसके पास Ze चार्ज होगा, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। बताओ क्या कभी ये इस पे आके इसके पास आ पाएगा, नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन। तो ये यहां से चल करके एक मैक्सिमम जो कहां तक इसके पास आ जाएगा, यहां तक। और यहां पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी इस वक्त क्या हो जाएगी, 0। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि रिपेल कर जाएगा। तो यहां वेलोसिटी होगी बेटा 0। तो जो इसके क्लोज आ पाया, जितना जितना इसके क्लोज आ पाया, दिस इज कॉल्ड आर मिनिमम। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बहुत बार इसको आर नोट भी बोल देते हैं। तो आर मिनिमम, इसी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, जितना इसके क्लोज आ पाया। अब बच्चा ध्यान रखना, सवाल ये भी पूछा जा सकता है, बताओ एनर्जी कहाँ कंजर्व कर सकते हैं, यहां और यहां के बीच में, यहां और यहां के बीच में, गधेरे, यहां और यहां के बीच में। ध्यान रखना, एनर्जी कंजर्वेशन हम कहां से कहां लगाएंगे, यहां और यहां के बीच में लगाते हैं। सर जी एक बात जहन में बसा दिया हूं, मैं हर बार बच्चे को बोलता हूं, जीवन में फिजिक्स में सुनिएगा, कभी भी किसी भी चीज को कहीं से छोड़ा जाए, कहीं से हाइट पूछ लिया जाए, थीटा पूछ लिया जाए, वेलोसिटी पूछ लिया जाए, बोलो सही है क्या, किसको याद करो, एनर्जी कंजर्वेशन को। बताओ कितनी रफ्तार दे कि ये यहां पर पहुंचे, या फिर आर नॉट पूछ लिए, दूरी पूछ ली, किसको याद करो, एनर्जी कंजर्वेशन को। तुम्हें पता है बेटा क्या लिखते हैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। और अगर हम ऐसा करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या है, हाफ mv²। यू इनिशियल कहां पर रखा हुआ होगा बेटा, ये अनंत से बहुत दूर रखा हुआ है, समझो बहुत दूर है, तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि के क्यू वन क्यू टू बाय आर, आर नीचे क्या होगा, इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0। अब अगर हम बात करें के फाइनल की, यहां से यहां फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। लेकिन अगर हम जब ये यहां पर आएगा तो इनके बीच में क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, तो उसको लिखेंगे के Q1। इसका अगर आप मानोगे, इसका चार्जेस कितना है, वैसे अगर अल्फा पार्टिकल है तो कितना चार्ज है,
2e, और जनरल लेंगे तो कोई e मान लो आप, तो इसका 2e के, और उसका कितना है Ze, और इसका हम क्या बोल सकते हैं 2e अपॉन में r, अपॉन में r कौन सा मिनिमम। अब इसको आप दोनों तरीके से रट सकते हो, या तो आप पूरा इसको एनर्जी भी कह दो, एनर्जी बराबर के 2 टाइम्स Ze स्क्वायर अपॉन में r मिनिमम भी बोल सकते हो। यहीं से आप बोलोगे तो चाहोगे तो v स्क्वायर, ये उधर चला गया बेटा, क्या बना 2k Ze स्क्वायर अपॉन में r मिनिमम, कभी ये भी पूछा जा सकता है, तो ये इसके रूट आ जाएंगे, चाहे एनर्जी पूछ ले या वेलोसिटी पूछ ले, बोलो सही है। तो आपसे ये किसी भी टर्म में पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप ये रटो, मैं तो सिंपल ये इक्वेशन बोलता हूं, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या कर दो पोटेंशियल एनर्जी के, खत्म। यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आइए इस पर सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल 2010 में आया हुआ, चेक करते हैं इसको क्या कह रहा है ये। इन अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन अ प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज कितना Z1 एंड अ मास m1, चार्ज का एटॉमिक नंबर भी दे रखा है, चार्ज दे रखा है, और क्या दे रखा है मास, अप्रोचेज अ टारगेट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जिसका कितना है Z2 एंड हैज मास m2, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज r0, क्या बोला, समटाइम्स इसको क्या बोलते हैं r0, द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। अच्छा सर जी अभी तो बताया एनर्जी, अगर आप सही से इसको देखोगे तो हमने क्या बोला, हाफ एम वी स्क्वायर के Q1 मतलब Z1 Q2 Z2 अपॉन में R0, ये भी तो लिख सकते हैं, और ये कुछ और नहीं क्या है एनर्जी है, क्या है एनर्जी। तो बताओ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है Z1 Z2, जरा देखिए कौन सा ऑप्शन में है ऐसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यही पहला ही ऑप्शन हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत है भी नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल गलत, डायरेक्टली गलत, डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन हो गया ये डायरेक्ट। आगे चलते हैं बेटा, अगला सवाल देखिए 2010, ये पिछला वाला रह गया। 2024 में, जी हाँ अभी इसी साल आया है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर। देखो 2024 में आया हुआ सवाल, आइए देखते हैं इस सवाल को क्या कह रहा है। अच्छा थोड़ा सा बेटा, अपने को सफ़र बहुत लंबा होता है, सफ़र अपने को सवाल अगर मुझे बहुत कराना है तो कभी कभी मैं कैलकुलेशन पर्पज से आपको क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, ताकि अपन जल्दी से आगे बढ़ पाए, तो वो आपको खुद साथ में कैरी ऑन करना है, ठीक है, वो आप कैलकुलेशन कर लेंगे मुझे पता है। आइए देखते हैं, जेई की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बेटा, है ना, तो वो तो आप कर ही लोगे। इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल, ये क्या गिवन है R0, जो पढ़ता जाए एक बार पढ़ो उसको लिखते चलो, एक बार पढ़ना है ध्यान से। इफ टारगेट ऑफ न्यूक्लियस हैज एटॉमिक नंबर कितना 80, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डैश इनटू इतना। आपसे कह रहा है कि जो k होगा 1/4πε, उसको क्या यूज करना है 9 × 10⁹, और जो मास होगा अल्फा पार्टिकल का वो क्या यूज करना है 6.72 × 10⁻27 के। ओके, मैं डायरेक्ट अभी लिख सकता हूं, सर जी मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, एक चीज याद रखो, हाफ एम बी स्क्वायर के Z1 और अल्फा पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल ये आपको बस समझना पड़ेगा। तो ये होता है 2He4, तो इसके पास चार्जेस जो होंगे वो क्या होंगे 2e, चार्जेस कितने होंगे 2e। तो अगर मैं बोलूं के Z1 Z2, तो एक का Z कितना गिवन है, आप डायरेक्ट अभी सिंपल लिखो Z1 Z2 अपॉन में R0, इस तरीके से। अब अपने को क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी डायरेक्ट अभी बताओ, √2 टाइम्स के, वैसे Z1 Z2 अपन में क्या आ जाएगा m, ये अपने पास है, या नहीं तो आपको रटना है तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट उठा के रख सकते हो। ये अल्फा पार्टिकल के लिए ही है, ये प्योर किसके लिए है, अल्फा पार्टिकल के लिए। लेकिन यहां पर अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में बोलूं, अच्छा यहां पर एक चीज छूट गया बेटा, कौन सा छूट गया, देखो ऊपर 2 चला गया तो नीचे m चला गया, तो ये m अल्फा का लिख देंगे, ध्यान रखना। ये मैंने एनर्जी वाला ही यूज कर लिया, तो यहाँ पर m छूट गया था, कोई बात नहीं, ये m यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे अगर अपन देखें तो इस सवाल में यहाँ देखो हमने m लिख दिया है, और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा R0 आ जाएगा।
अब सब कुछ गिवन है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो बताइए वेलोसिटी क्या लिखूं, रूट, एक बार मैं लिख रहा हूं, ठीक है। 2 इंटू के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसकी वैल्यू कितना गिवन है बेटा, 9 इंटू 10⁹9। फिर इंटू करेंगे Z1, एक Z1 कितना है 80, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। और अगर आप देखोगे इसको तो इसके पास कितना चार्ज होगा, 2E, कितना चार्ज होगा 2 टाइम्स E, तो एक 2E कितना लिखेंगे बताओ बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में अगर आप इसको रखोगे तो मास गिवन है, कितना गिवन है देखो 6.72 इंटू 10⁻⁻27। आर नॉट गिवन है बेटा, यहां देखो कितना गिवन है 4.5 इंटू 10⁻⁻40। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं आंसर बेटा 156 इंटू 10 कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड आएगा। ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने को थोड़ा सा सफर जल्दी तय करना है बेटा। तो ये अपना जो है यहाँ पर क्या रहेगा 156, तो इसका आंसर जो होगा बेटा 156 हो जाएगा। देखो जेईई मेन 2024 में पूछा गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। भैया रदरफोर्ड मॉडल में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया, इंपैक्ट पैरामीटर हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल लिमिटेड एट एंगल थीटा भी हो गया है। आगे चलते हैं। जी हाँ, बोर मॉडल्स। अब बोर मॉडल ने पहली बात तो रदरफोर्ड ने किसको एक्सप्लेन नहीं किया था, स्टेबिलिटी को। किसको एक्सप्लेन नहीं किया था, स्टेबिलिटी को, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। वो मैंने अपने लेक्चर में जरूर बताया कि कैसे क्या होता है, ठीक है। MVR बराबर NH/2 कैसे वहां से आया होगा, कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने, बोला स्टैंडिंग वेव बनता है। चलो अभी वो अपने पास समय नहीं है, अपन इसको खटाक से जल्दी से क्या क्या है बोर साहब के कुछ पोस्टुलेट हैं, वो 3 पोस्टुलेट को देखते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट जो अपने पास, जो अपने को याद रखना है बेटा, फर्स्ट पोस्टुलेट इन्होंने क्या बताया, वैसे तो रदरफोर्ड साहब ने बता दिया था, बट फिर भी इन्होंने जो अपन मान के चलेंगे कि इन्होंने पहला पोस्टुलेट जो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि ये Z है, ये E है, और इसके पास वेलोसिटी कितनी है V, और इनमें जो ये दूरी है ये कितना होगा, रेडियस R। तो उन्होंने बोला ये इसके चक्कर काटेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होगा, बराबर। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स से रिस्पॉन्सिबल है क्या कराने के लिए, घुमाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बिहेव एज सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो बताओ क्या हो जाएगा, के इसका चार्ज ZE इंटू E अपॉन में R² बराबर mv²/r। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट की अगर हम बात करें बेटा जी, सेकंड पोस्टुलेट सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने बोला एंगुलर मोमेंटम, AM, आरव मेहता नहीं है ना, क्या है ये, एंगुलर मोमेंटम है भैया, एंगुलर मोमेंटम। कितना होता है एंगुलर मोमेंटम, NH/2 NH/2। ये हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। इन्होंने ये बात बता दिया, ये क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ध्यान से बेटा, ये क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम को ही हम किससे डिनोट करते हैं, L से। L बराबर क्या लिख सकते हैं, NH/2। आप इसी को और क्या बोल सकते हो, L को ही MVR बराबर NH/2। ये सब आपको याद रखने हैं ध्यान से। इसके बाद तीसरा जो पोस्टुलेट अपने को, थर्ड जो अपने को याद रखना है बेटा जी, एनर्जी के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में। एनर्जी इन्होंने क्या बोला, जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सुनिएगा ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, जो कहते हैं मॉड अगर हम यूज करें, टोटल एनर्जी का मॉड बराबर किसका मॉड, काइनेटिक एनर्जी का मॉड बराबर पोटेंशियल एनर्जी का मॉड डिवाइड बाय क्या यूज करते हैं, 2। ये हम इसलिए यूज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आता है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिल बनाओ इस पर, ठीक है। इसको याद रखना, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आएगा सेम, और यहां भी आता है। ध्यान से देखना बेटा इसको, मैं आपको बताता हूं कि टोटल एनर्जी निगेटिव में होता है बेटा, माइनस का 13.6 N²/Z²। बोलो सही है, सॉरी, Z² बाय N²।
एन स्क्वायर। और अगर मैं बोलूँ किसका काइनेटिक एनर्जी बोलूँ तो वो होता है प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ आपसे बेटा पोटेंशियल एनर्जी, देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का दुगुना होगा। मॉड लिया हूँ वो अलग बात है, ये रिलेशन बनाने के लिए, लेकिन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किस में, माइनस में 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ये भी अपने को याद रखने हैं। सर जी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट एक बहुत प्यारी चीज है कि सुनिए ध्यान से, एनर्जी जो है, एनर्जी बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनिएगा। हम क्या देखते हैं, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जल्दी से एक बार खटाक से की कंसेप्ट जितने हैं उसको चटका लेते हैं। आर एन लिखेंगे 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम में आता है। सुनिएगा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट लिखते हैं बेटा 2.1 इंटू 10⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड में आता है। ध्यान से देखिए इसको, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सुनिएगा ध्यान से, क्या इंपॉर्टेंट है सर जी? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डायरेक्ट रेडियस बोला जाएगा बेटा, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एन स्क्वायर बाय जेड। यहाँ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, जेड बाय एन। ऐसे सब पूछे जा सकते हैं। ध्यान सुनना, ये 1 2 3 एंगुलर मोमेंटम बोला, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर। अब चेक करो, चेक करना, वी अपने आप में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जेड बाय एन के। आर अपने आप में क्या है, एन स्क्वायर बाय जेड के। एक से गया तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एन के। चेक कर लो, कैलकुलेशन में देख लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एन के। तो पूछेगा एंगुलर मोमेंटम बताओ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एन के होता है भैया। हाँ ध्यान सुनिएगा, एम वी आर को लिखा बेटा, वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जेड बाय एन के, आर किसके, एन स्क्वायर बाय जेड के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही आपसे क्या पूछा जा सकता है, आई टाइम पीरियड बेटा, टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr/v। ऊपर देखो कौन है, आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एन स्क्वायर बाय जेड के, और v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जेड बाय एन के। तो ऊपर क्या चला जाएगा, जेड अपॉन में एन। बताओ ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आर एन स्क्वायर बाय जेड, और नीचे v क्या हो जाएगा, जेड बाय एन, जेड बाय, देखो मैंने गलती कर दी ना, ये ऊपर जाएगा ना बेटा, एन स्क्वायर बाय जेड और v जेड बाय एन, तो n कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये किसके हो जाएगा, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। इस तरीके से सवाल खूब पूछे जाते हैं बेटा। पांचवा अगर हम कुछ भी आप ऐसे बोलो, आई इफेक्टिव जो करंट होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हुआ, इसका मतलब क्या हो सकता है, करंट होगा, वहां पर करंट होगा, तो Q बाई टी लिखते हैं बेटा इसको, Q बाई टी। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, बताओ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, Q अपॉन में टी किसके है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन में एन क्यू। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो बताओ, ऐसे ही क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r। खूब पूछा जाता है बेटा, B बराबर किसी करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। अब अगर देखोगे तो आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, आई देखो तुम्हारे पास जेड स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, एन क्यूब, नीचे आर किसका है, एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड, तो एन स्क्वायर बाय जेड, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, जेड क्यूब अपॉन में ऊपर चला जाएगा, एन की पावर क्या बन जाएगा, 5। तो इस तरीके से कैसे भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो और भी इसमें बहुत सारी चीज हो सकते हैं बेटा, वो सब पूछा जा सकता है। ये मैंने एक आपको आइडिया दे दिया, इनसे हम डील करने वाले हैं बोर्स मॉडल में। आइए सबसे पहला, जी हाँ, सबसे पहला सवाल देखिए, जेईई मेन 2023 में भी आया है बेटा और 24 में भी आया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 24 का सकल सूरत कैसा है, ठीक है। अभी मैं ये 23 वाला सॉल्व कर रहा हूँ और 24 वाला मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वो आपको ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। जरा देखना, अगर आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट। अच्छा अभी हमने देखा रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, एन स्क्वायर। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एन स्क्वायर। तो अगर आप उसको देखो सही से, R1 अपॉन में R2 क्या लिख सकता हूँ बेटा, N1 स्क्वायर अपॉन में N2 स्क्वायर। खूब ऐसे सवाल आते हैं, ध्यान से देखना। अब बताओ इसको, R1 पहले कितना है जब R है,
तो ये आर है बेटा। एन स्क्वायर पहले कौन सा ऑर्बिट में है, सेकंड, तो एन की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर अपॉन में R2 बताना है मुझे। अपॉन में इधर कितना हो जाएगा, इसको इक्वल्स टू इधर लगाओ 2 का स्क्वायर। तीसरा वाला कौन सा है, इन थर्ड ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये बताओ बेटा कितना हो गया 4 अपॉन में 9, बोलो सही है 4 अपॉन में 9। तो उसने पूछा है द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट R2 पूछा है, तो अपने पास R2 यहां से क्या आ गया 9r/4, जिसको क्या बोल सकते हैं 2.25r। ये अपने पास यहां से आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, ऑप्शन दिख रहा है सर जी सेकंड। समझ गए, तो ये इस तरीके से अपने को देखने को मिलेगा रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर के। अब अगला चलते हैं, ये 2024 में, ये खुद आपको करना है, फिर से देखो वही कर रहा है, रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोर्स एटम इज आर। इस बार कुछ नहीं बेटा यार, तुम खुद बताओ फिर से, R1 अपॉन में क्या लिखूं R2। इस बार कौन सा है स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा थर्ड, 3 का क्या हो गया डायरेक्ट स्क्वायर, ये क्या हो यहाँ पर R। अब रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी, फोर्थ 4 का स्क्वायर कर दो, ये क्या हो गया 9/16। तो बताओ R2 बराबर बेटा क्या आ गया 16r/9। अब देखो कौन सा है 16r/9, ये कौन सा हो गया फिर से सेकंड हो गया। अब बताओ 2023-24 में रिपीट कर दिया उसने, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इस दो लगातार दोनों साल पूछे, क्या पता इस साल टप्पा खा जाए, तो इसलिए मैंने इस वाले को यूज कर लिया। ये वाले सवाल देखो कितनी बार पूछा गया है भैया, जेईई मेन 2021, 23, 19, मतलब 19 से अगर चले गए तो 19 से 21, फिर 21 से 23, हर 2 साल के इंटरवल पे ये सवाल पूछा गया है बेटा, है ना। और सोचो ये दूसरा साल, 2 साल के बाद 1 साल के इंटरवल पे फिर से आ रहा है, 23-24 में नहीं 25 में। तो हो सकता है ऐसे सवाल आपको वैरायटी देखने को मिले। मैं ये तीनों सवाल लेकर आया हूँ, वो आपको सॉल्व करना है, मैं उसमें से 1-2 कर दूंगा, बाकी वो आपको सॉल्व करने हैं। देखिएगा कंसेप्ट सब में एक ही होगा बच्चे, ध्यान से सुनिए अगर आप उसको। तो आपके पास क्या गिवन है, कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास एंड मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, कितना है ur का फंक्शन गिवन है बच्चे, ur कितना है u0r⁴। तो ये अपने पास गिवन है। तो कह रहा है कि बोर्स क्वांटेशन कंडीशन को क्या करना है, अप्लाई करना है। रेडियस ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स हमें वेरी कितने से कर रहा है, n⁴ से। अच्छा रेडियस कुछ ऐसा आएगा और हमें अल्फा आंसर देना है, ये अल्फा हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये सवाल पढ़ के समझ में है, तो ठीक है भैया, बोर्स के पोस्टुलेट्स को अप्लाई करना है, देखते हैं। अब U है, हमें पता है फोर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला बेटा -du/dr। अब ये फॉर्मूला वर्क पावर एनर्जी में भैया निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बहुत बार यूज होता है। अब माइनस को अगर हटा भी दे मैग्नीट्यूड वाइज देके, तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा u0 4 r⁵, मतलब फोर्स यहां से कुछ और नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵। और फोर्स अपने आप में क्या लिख सकते हैं mv²/r, इधर r⁵, तो यहां से v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया r⁴। अगर हम दोनों साइड रूट ले ले, है ना, तो अगर आप यहां देखो तो यहां v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। इस तरीके से अपने पास आ गया। अब हमें पता है बेटा कि L बराबर होता है NH/2π। हमें तो क्या देखना है R, ये क्या होता है mvr बराबर NH/2π। अब अगर हम V को देखें, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है r², तो यहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², तो ये क्या बन गया r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, बोलो सही। और R अगर इधर रखेंगे तो R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁴ अब सर जी सकल सूरत देखा देखा लग रहा है, तो अल्फा की जगह कुछ और नहीं, अल्फा की जगह कुछ और नहीं, तो अल्फा कितना हो गया 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो ये सवाल आपको समझ आया हो। कौन से में पूछा है ये 2021 में। अब देखो जरा, ये 2023 का है, सेम है, किसका फंक्शन है इसका। अब मैं करवाऊं, तुम बताओ मैं करवाऊं क्या,
इस सवाल को, ये लो एक कर दे रहा हूं, अगला आप करेंगे। इसको अगर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, फिर से सेम रिपीट बेटा, du/dr। बताओ क्या बाहर आ जाएगा, हाफ m। सर ये आप एक करवा दिया ऐसा वैरायटी का, दूसरा करा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए दूसरा करा रहा हूं, तीसरा नहीं कराऊंगा, वो खुद करना होगा बेटा आपको, समझ रहे हो ना। तो हाफ m बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स r। अब अगर आप इसको देखो, आपके पास यहां पर जो देख रहा है आपको, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया r। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, r, फोर्स होता है mv²/r, तो v स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, r। लेकिन हमसे फिर से पूछा है रेडियस n का, तो फिर से बेटा वही बात एम वी आर एन एच बाय 2 पाई, तो यहां फिर से क्या लग सकता हूं, r, तो क्या हो गया बताओ, आर स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n। अब ये √n कौन से में दिख रहा है, ये पहला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से ये आपके पास तीसरा भी, देखो क्या बोला 2019 में, अब फिर से वही करना है, हाफ के आर स्क्वायर, u बराबर क्या है बेटा, हाफ के आर स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ du/dr क्या हो गया, आप खुद करोगे यार, मैं क्या करूं बच्चे, 2 × r, यही क्या बनेगा, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, r के, फिर से mv²/r बेटा, तो फिर से v स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r के स्क्वायर के, तो v किसके, r के। ये वाला तो पहला पार्ट तो सेम ही है, अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, चेक करो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो बताओ n, r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, √n के, तो यहां से डायरेक्ट फिर से मैं लिख सकता हूं, √r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, √n के। तो एक तो √n कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो इन दोनों में से होगा, बोलो किन दोनों में से होगा, इन दोनों में से होगा। अब मुझे नाउ, अब किसका चाहिए, एनर्जी का, एनर्जी का अगर चाहिए तो एनर्जी आप क्या लिखते हो, हाफ mv² बेटा, क्या लिखा हुआ है एनर्जी, एनर्जी n के चाहिए है ना, तो अगर मैं इसको लिखूं हाफ mv², देखो v स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर, तो एनर्जी विल बी, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं r², ठीक है। और चूंकि r किसके हैं, √n के, तो √n, देखो r किसके है, √n के, तो √n का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है तीसरे ऑप्शन में। आप सही से देखो एक बार, कोई दिक्कत है तो देखो आप, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बेटा, सेकंड। ये देखो तीनों सवाल हमने सेम लगभग थे, लेकिन मैं करवाने का मकसद एक ही है कि बार बार पूछा गया है, तो इस साल चांसेस हैं हर एक साल के गैप पर। आइए चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल 2021 का है बेटा। इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना, 0.5 एंगस्ट्रॉम, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है, 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, देन द करंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल ये देखो, आई इफेक्टिव करंट Q/T किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Z² के, वरना आप सिंपल रख सकते हो Q/T और उस फॉर्मूले को उठा के पुटा देंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस वाले पार्ट को अगर आप देखें ध्यान से, तो सिंपल अपने पास क्या है बेटा, I बराबर Q/T। अपने पास क्या क्या गिवन है, अगर आप सही से एक बार निकाल लो कि क्या क्या गिवन है। रेडियस गिवन है 0.5 एंगस्ट्रॉम और स्पीड गिवन है कितना है, 2.2, 16⁶। ये मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, आई थिंक 16⁶ तो नहीं, ठीक है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे डेटा अजीब सा लग रहा है।
16⁶। फोन मेरा कहाँ है? फोन फोन एक बार देना। मेरे हिसाब से 16⁶ की जगह 10⁶ होना चाहिए। तो मैं एक बार आपको चेक कर देता हूँ। क्यों नहीं टिक लगाया क्या? ये है ना? अरे वो तो क्रॉस मतलब ऑप्शन छाट रहा था। सोनू कह रहा है कि आपने इसको जो है क्यों क्रॉस कर दिया, आंसर क्या है, क्रॉस करके फिर टिक कैसे लगा दिया। तो ये पहले ऑप्शन। अच्छा, सोनू बिल्कुल सही कह रहा था। हाँ मैंने देखो जब क्रॉस किया तो इसको कैसे एनर्जी, हाँ तो ये इसका आंसर कौन सा होगा? तीसरा होगा। बिल्कुल सोनू सही कह रहा। देखो आपन ने सॉल्व बिल्कुल सही किया। आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रूट एन के। और एनर्जी किसके? एन के। तो आर रूट एन और एनर्जी एन के। देखो वो सिस्टम में अभी बैठ के देख रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही, हमने सॉल्व सही किया है। आंसर कौन सा होगा इसका? तीसरा। शाबाश, बढ़िया। अब इसमें एक मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि 16⁶ आपको भी पता है ऐसा कुछ तो होता है। तो मेरे हिसाब से 10⁶ से मैं एक बार चेक कर लो बेटा। हाँ ये 10⁶ है। ये क्या होगा? 16 नहीं, 10⁶। देखने में बिल्कुल 16 लग रहा था, बट यहां पर क्या होगा बेटा? ये 10⁶ होगा। ठीक है, देन द करंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन विल बी। ठीक है, अब आ जाओ। अब सिंपल है, आप समझ गए गलती कहां पर हुई थी? गलती यहां पर हुई थी। अब कुछ नहीं करना है बेटा, ये प्रिंटेड मिस्टेक था। आई बराबर क्या लिखेंगे? Q/T। Q टाइम पीरियड क्या लिखते हैं बेटा? 2πr/v। तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर। Q इंटू V/2πr। जो डेटा है वो हम वही वही रखेंगे। Q अपने पास है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज रख देंगे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹। और वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी कितना है बेटा? 2.2 इंटू 10⁶। देन द करेंट एसोसिएटेड, ठीक है, और विल भी इतने में आएगा। पाई की वैल्यू कितना लेना है बेटा? 22/7। तो 2 इंटू 22/7। और रेडियस अपने पास देखो तो कितना है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो अपने को एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻10। अब यहां से थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। और उसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? देखो यहाँ करंट मिली एम्पियर में, तो 10⁻³ में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप अगर सॉल्व करेंगे या फिर आप बोले तो अपन सॉल्व कर लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट समय आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 112 मिली एम्पियर, 112। तो आप इसका आंसर जो आप सीधा आप इसको सॉल्व करें तो कितना आंसर होगा आपके पास? 112 आंसर आएगा बेटा इसका। ठीक है, थोड़ा सा अपन समय जल्दी से अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, इस वाले में इसका 112 आएगा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2023 में क्या पूछा है? द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिटल इज एल। एंगुलर मोमेंटम क्या है? एल है। आगे बोला है इफ द इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू रिवॉल्व इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा ऑर्बिट भैया? सेकेंड ऑर्बिट। देन द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पूछा है कितना होगा। अब हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले, या तो आप सिंपल mvr लिख सकते हो या एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो nh/2π। तो अगर हम सही से देखें तो L बराबर लिख सकता हूं mvr बराबर nh/2π। तो कह रहा है अगर वो उसमें घूम रहा है इलेक्ट्रॉन एज्यूम टू बी रिवॉल्व इन सेकंड ऑर्बिट, तो अगर ये सेकंड ऑर्बिट है बेटा, ठीक है, पहले के लिए L है सिंपल जब 1 है। अब दूसरे के लिए कितना है ये निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 2h/2π। बोलो सही है। अब देखो h/2π
सिंपल, पहले ऊपर कितना था h/2 पाई, h/2 पाई क्या है l है, तो l फाइनल कितना हो गया 2 टाइम्स क्या हो गया l, तो आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स। ओ गलती देखना, चेंज पूछा है, चेंज। पार्ट 1 में भी मैंने एक चेंज वाला सवाल कराया था, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज के लिए अभी 2l आंसर लगा देते बेटा, l फाइनल माइनस l इनिशियल, 2l माइनस l कितना हो जाएगा l, l है क्या ऑप्शन में, जी हाँ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ध्यान से, अगर जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो जाएगा, चेंज पूछा है तो अपने पास l विल बी द आंसर। नेक्स्ट चलिए, जेमेन 2024 में पूछा गया है, क्या पूछ रहा है बेटा, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कौन कौन से में बेटा, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है, कौन से में, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में। चलिए ठीक है, ठीक है। अगर आप इस वाले को देखेंगे तो अपने पास बताइए, अगर हम लिखे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के पास अपने पास क्या रिलेशन आता है, एक ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो अपन लिखते हैं वो बराबर टोटल एनर्जी का मॉड बराबर पोटेंशियल एनर्जी की डिवाइड बाय 2 होता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब अगर आपसे कह रहा है कि इनका रेशियो बताओ, चाहे किसी में भी हो, फिफ्थ एक्साइटेड में हो चाहे कहीं भी हो, फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हमेशा अगर आप देखें ध्यान से तो पूछा है किसके बीच, काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी, चेक करना, काइनेटिक एनर्जी अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी लेकर आऊंगा तो ये क्या बनेगा 1/2। तुम कहीं भी चले जाओ बेटा, रेशियो तो यही फॉलो होगा ना, दोनों के लिए फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ही तो है। फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो जेड भी तो वही रहना है और एन भी से, तो अपने पास रेशियो तो क्या रहना है 1/2, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 1/2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला था कि डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और देखो 2024 में ही देखने को मिल गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल बेटा, नेक्स्ट सवाल जेईमेन 2023 में देखिए क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस बोर मॉडल इज व्हाट, इज r1 एंड दैट ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ इज रिप्रेजेंटेड एज r2। तो हमें बताना है रेशियो r2/r1 अगर क्या है x:1 है। अब हमें एक बात पता है कि जो द वैल्यू ऑफ x बताना है, ठीक है, कि रेडियस होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, देखो कितनी बार आ रहा है बेटा ये वाली लाइन, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है n स्क्वायर। तो बताओ रेडियस ऑफ पहले कौन सा, सेकेंड ऑर्बिट में किसका, हीलियम का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब लिखेंगे तो 2 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, और इस वक्त इसको हमने क्या बोला है r1 अपॉन में रेडियस ऑफ किसको, बेरिलियम 3+ को, इसको क्या बोला है r2, तो इस वक्त बराबर 2 का स्क्वायर, और ये कौन सा ऑर्बिट है फोर्थ, तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर। अब चेक करो तो ये कितना बन गया बेटा 4/16, तो 1/4, तो r1 विल बी, तो आप अगर यहां से देखोगे r2 विल बी 4 टाइम्स r1। तो बताओ इसका रेशियो उसने पूछा है r2/r1, तो अपने पास r2/r1 सीधा आ गया 4:1, तो अपने पास होना चाहिए x:1, 4:1, तो इसका आंसर क्या हो गया 4। सिंपल, कितनी बार इस वाले फॉर्मूले पे पूछा जा रहा है, ये देखो ना कितना इंपॉर्टेंट है भाई, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चले, ओके। अगला है 2020 में सवाल पूछा गया है आपसे, देखिए क्या गिवन है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम, इतना टाइम पीरियड गिवन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो ये फिर से वही वाली बात होगी बेटा, अगर टाइम पीरियड और
फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, 1/t का। बोलो सही है। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम जब इसको लिखे देखिए फ्रीक्वेंसी जो होता है बेटा 1 में क्या होता है, टी। तो आपसे पूछा था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं, टाइम पीरियड कितना गिवन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिए, अब पहले एक चीज चेक करना पड़ेगा, टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि टाइम पीरियड n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Z² भी है लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो Z तो 1 होगा। तो टाइम पीरियड किसके, n³ के बच्चे। तो यहां पर अगर अपन देखें, कहां गयो, यहां। तो टाइम पीरियड अपने पास, चूंकि टाइम पीरियड किसके, n³ के, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब हो गया ग्राउंड स्टेट को बोलते हैं n=1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को बोलेंगे n=2। ये है फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए यहां पर क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब। तो जो भी टाइम होगा वो कितना होगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको कुछ नहीं करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो अपने पास जो आएगा बेटा, यहां से अगर देखने को मिले, ठीक है, इन सेकंड में चाहिए तो मैं आपको आंसर, मुझे तो पता है, आप इसको सॉल्व कर ले। ये 8 पावर नहीं है बेटा, ये 8 मल्टीप्लाई में, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आता है वो 7.8 इंटू 10⁻14, ठीक है। सॉल्व करके भी देखे तो आपको दिखेगा, और कुछ छोटा तो नहीं है, ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम बिल्कुल सही। ये 8 टाइम्स समझ में आया, ये 8 टाइम्स क्या किया मैंने, टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, n³ के। n हमारे लिए कितना गिवन है बेटा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना होता है, 2। तो ये हमने रख दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास मिला करके कितना आ जाएगा बेटा, 7.8 इंटू 10⁻14। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए 2024 में सवाल पूछा गया है बच्चे, क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, nth बोर ऑर्बिट हैज मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा सर जी, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। अब मैग्नेटिक मोमेंट वैसे तो फॉर्मूला बेटा IA होता है, वो भी आप देख सकते हो। तो कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, NX। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, I/A। आप यहां से भी देख सकते हो कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया n⁻x, तो अगर हम बोले तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया IA। आप या फिर ये फॉर्मूला यूज कर लो, अभी एक और फॉर्मूला बता देता हूं आपको मैं, उससे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। I को आप देख सकते थे, अभी I अपने पास आया था वैसे कौन सा, देखो अगर आपने IA वाला यूज किया तो थोड़ा सा समय लगेगा। I बेटा किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आया था, Z²/n³ के। लेकिन अगर आप एक फॉर्मूला और होता है कि अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है और अपॉन में एंगुलर मोमेंटम जो होता है उनका रेशियो, अगर आप इसे करेंगे तो आपको समय लगेगा। मेरे हिसाब से आप अगर वो फॉर्मूला याद कर रखें, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है वो Q अपॉन में 2m होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, B है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर इससे आप करोगे डायरेक्ट दिख जाएगा, वरना पहले I देखो, फिर R एरिया लिखोगे πr², उसका R का स्क्वायर देखोगे, R² किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां से एक लाइन में आपको साफ साफ दिखेगा। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट बोला है तो ये उधर चला जाएगा Q/2m इंटू L, और L के बारे में आपको पता है कि L कुछ और नहीं
Q बाय 2m NH बाय क्या होता है बेटा 2 पाई। साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया n। ये आप जल्दबाजी में कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। सर जी क्या m बराबर IA से नहीं आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा भाई, वहां से भी आएगा, लेकिन ये तुरंत हो जाएगा। इसमें पहले आपको आई देखना पड़ेगा, आई निकालोगे फिर एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर वो लिखना पड़ेगा। तो यहां से बेटा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया n। तो n की पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो ये आंसर x हो जाएगा 1। ये 2024 में पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान से देखिए, ये जैसे यहां पर है ये आपको कम से कम इन 5 के लिए याद होना चाहिए बेटा। सबसे पहले n = 1 जो होता है इसको हम कौन सा स्टेट बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। और इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। एटलीस्ट ये आपको याद होना चाहिए, वरना ये कैसे चलता है बेटा? 13.6 Z² अपॉन L²। बोलो सही है, हर बार n की वैल्यू आप रखते जाएंगे। ये अभी n की वैल्यू 1 है, जब 2 रखेंगे तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये इस तरीके से आप डिवाइड करते चलेंगे n की वैल्यू रख के। तो पहला होता है -13.6, दूसरा हो गया -3.4, यहाँ हो गया -1.51, यहाँ -0.85 और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस का 0.54। कम से कम ये आपको, तो अगर आप देखो तो ये n = क्या हो गया? 1 2 3 4 5 तक आपको याद रखने हैं, दैट इज 0.54। बोलो सही है। तो फोर्थ होगा तो n = 5 आता है, थर्ड होगा तो n = 4 आता है, इस तरीके से। अच्छा, इसमें भी आप अगर देखोगे, मैं कुछ आपको डेटा बता देता हूं बेटा। यहां से यहां जाने के लिए आपको चाहिए होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो, मुझे जहां तक रटा हुआ है, अगर यहां से यहां आपको जाना है तो चाहिए बेटा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर यहां से यहां जाना है आपको तो चाहिए 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखने हैं। फिर इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस लेंगे, इन दोनों के बीच में इस तरीके से अपन निकाल पाएंगे। अच्छा सर जी, इसी के लिए ये तो अपन ने टोटल एनर्जी लिखा, क्या इसी के लिए हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। काइनेटिक एनर्जी में कुछ नहीं करना, जो ये लिखा है माइनस में वो किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो यहाँ प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये प्लस का 3.4 और ये प्लस का 1.51 और ये प्लस का बेटा 0.85 और ये प्लस का 0.54। सर जी ये टोटल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी। सर जी क्या हम पोटेंशियल एनर्जी सर जी बदल सकते हैं? हाँ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी बदल सकते हैं कह रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। हाँ कैसे सर जी? दुगुना कर दो और आगे क्या लगा दो? माइनस का। आगे क्या लगा दो? माइनस का। ये अपने को अगर ध्यान रखे हो तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगला देखो बेटा, अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो इसका आप क्या कर देंगे? आगे लगा देंगे -27.2 -6.8, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस में होता है? नेगेटिव में। -3.02 आएगा, -1.6 इस तरीके से, माइनस कितना हो जाएगा? 54 दूना 108 -1.08 इस तरीके से बेटा आ रहा होगा। तो ये हमने लिख दिया टोटल एनर्जी भी, ये काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। इतना आपको याद होना चाहिए तो आप इस पर सवाल चटका पाएंगे। आइए चलिए पहला सवाल की ओर देखते हैं। जेईई मेन 2023 का सवाल पूछा गया है। क्या कह रहा है? द एनर्जी लेवल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम आर शोन इन बिलो द ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू एमिशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओ माय गॉड, कौन सा वेवलेंथ? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला आप ये भी देख सकते हो ध्यान से बेटा, यहां पर ध्यान से सुनना। जितना ज्यादा एनर्जी जो होता है, एनर्जी होता है बेटा hc/λ, तो आप इसको डेल्टा E बराबर क्या लिख सकते हो? hc/λ। अगर आप इसको सही से देखो तो जितना ज्यादा एनर्जी गैप, ये अगर हम बोले गैप, ये एनर्जी गैप अगर ये बढ़ेगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। मतलब जिसका ज्यादा एनर्जी गैप होगा उसका लैम्डा क्या होगा? कम, या जिसका एनर्जी गैप कम होगा उसका लैम्डा क्या होगा? ज्यादा। हाँ जी, तो जरा सोचो बेटा जी, डेल्टा ई
एच सी अपॉन में लेमडा। तो एनर्जी गैप जिसका ज्यादा होगा उसके लिए लेमडा क्या होगा, कम। ये ज्यादा ये कम। तो पूछा है शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट किसके लिए होगा, सबसे ज्यादा के लिए। बताओ इनमें से सबसे, ये जो वेक्टर समझ लो इसको, ये कौन सा सबसे ज्यादा एनर्जी गैप देगा, कौन सा वाला, इस वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी गैप। जब यहां से यहां आते हैं तो ये वाला, अभी मैंने आपको बताया ये वाला होता है बेटा, यहाँ 10.2, ये होगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब बाकी इससे क्या होंगे, छोटे। तो एनर्जी गैप सबसे मैक्सिमम, तो लेमडा मिनिमम, तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। सिंपल, ठीक है। 2023 में अगला सवाल, अगला सवाल देखिए बच्चों, 2023 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज shown in figure, which one of these transition will result in the emission of photon of wavelength 1 to 4.1 नैनोमीटर। अच्छा, ए बी सी डी आपको पता है कि जब, अब सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन अगर अपना घर छोड़कर जाता है तो उसको लगता है कि नहीं वापस अपना ही घर अच्छा था, तो जब वो वापस आता है तो इस तरीके से ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ क्या निकालेगा, फोटोन्स, यहाँ भी क्या निकालेगा, फोटोन्स, यहाँ भी क्या निकालेगा, फोटोन्स, और यहाँ भी क्या निकालेगा, फोटोन। तो कह रहा है किस ट्रांजिशन में जो फोटोन होगा ये वेवलेंथ होगा, ए बी सी डी इनमें से कौन से ट्रांजिशन में ऐसा होगा। चलो चेक करते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया अभी बेटा, डेल्टा ई बराबर होता है एच सी बाय लेमडा, और अगर हम यहां से लेमडा को लिखेंगे तो लिख सकते हैं एच सी अपॉन में डेल्टा ई। और इसी को अगर हम सोचे, याद करो एच सी को हम ये भी लिखते थे 1242, जब लेमडा किस में लेते हैं, नैनोमीटर में। और लेमडा किस में चाहिए, नैनोमीटर में। ये पार्ट 1 में मैंने बताया है, ये मैंने पार्ट 1 में बताया है, मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट 1 में ही इसको बताया बेटा। अब जरा देखो इसको, तो लेमडा बराबर एच सी अपॉन में डेल्टा ही लिखे। एच सी कितना हो गया अपने पास, 1242 अपॉन में हर बार डेल्टा ई रख के मुझे क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो हर बार एनर्जी जो डिफरेंस है वो रख के चेक करना होगा। तो अगर हम वो रख के चेक करें, ऊपर 0.0 है तो जिसमें 124 आएगा वो वाला हमारा आंसर होगा। आ जाओ चेक करते हैं। अगर हम ए के लिए चेक करें तो ए के लिए लेमडा जो होगा डेल्टा ई अपॉन में, सॉरी 1242 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, 2.2 ए के लिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो अगर मैं एक तरीके से सोचूं तो 2 से ऊपर गया 10, तो इस तरीके से अगर देखूं तो ये कितना आएगा, 22 पंचे 110, ठीक है ना, 22 पंचे 110, बचा कितना 14, 142, फिर 5, तो ये अपने इतना मुझे दिख रहा है 22 पंचे, तो ये कुछ आ जाएगा 22 5 से 110, फिर 14 हो गया, 22 6 का 20 छः 120, 6 दूना 12, 132 इंटू कुछ 564 दिख रहा है आसपास, ठीक है। पॉइंट में ये 564 के आसपास पॉइंट में चला जाएगा उधर, है ना, लेकिन 564 दिख रहा है। बी के लिए अगर हम चेक करें बेटा, तो बी के लिए कितना हो जाएगा, डेल्टा बराबर 1242 अपॉन में बी के लिए 5.2 लेंगे, है ना, बी के लिए लेंगे 0 से 5.2, बी देखो 0 से लेकर कितना 5.2। अब इसको अगर आप डिवाइड करो, देखो अब सारा खेल इसी का है। एक बार फिर किसके लिए लेंगे, सी के लिए। सी के लिए बताओ, अगर अपन लेंगे सी के लिए, देखो 1242 अपॉन में कितना, 0 से लेकर के, सॉरी 2.2 से 5.2, इसके बीच का गैप कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ 3, है ना, ठीक है। और डी के लिए अगर हम चेक करेंगे तो अपने पास कितना आ गया बेटा, 1242 अपॉन में ये पूरा कितना हो गया 10.2। इसको चेक करते हैं,
ये कितना आ रहा है? अगर इसको चेक करें या सिंपल ऐसे ही कैंसिल करके देखो तो 5.2 से तो 5 दूने 10, 2 और 2 5 चौके 20, ठीक है, 4 5 8 40, कुछ 248 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो ये तो मुझे कितना चाहिए? 124। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब सी में चेक करें, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा बेटा, 3, है ना, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये तो डायरेक्ट हो गया 4। तो ना ही ये है ना ही ये, तो अपने पास कौन सा दिख रहा है ना, अपने पास कौन सा दिख रहा? एक ये बचा। आ जाओ इसको चेक करते हैं। अगर इसको देखे 10 एकम 10, 2 10 दूने 20, ये मुझे दिख रहा है 4, 10 चौके 40, तो ये 1 2 4 पॉइंट दिख रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दिल्ली। तो कौन सा हो जाएगा? 4th वाला। तो इस तरीके से अपने रग को चेक करना पड़ेगा, और बाकी तो सिंपल सा था, यही फॉर्मूला यूज करना था, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 2 4 में जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? दिल्ली आ रहा है। हाँ जी, अब अगला टॉपिक है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी तक हम हाइड्रोजन लेवल देखे थे, एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम का। अब देख रहे हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है बेटा? हमने क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़कर जाएगा और जब वो वापस आएगा तो क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा। तो यहां से भी फोटोन निकल सकते हैं, यहां से भी फोटोन, यहां से भी फोटोन, यहां से भी फोटोन। कहते हैं कि जब 2 से 1 में आते हैं तो इसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। 1 में जो भी आएगा 2 से 3 से 4 से 5 से, उसको क्या बोलेंगे? लाइमन। और 2 में अगर आएगा 3 से 4 से 5 से, उसको क्या बोलेंगे? बाल्मन। और पास्चन में अगर कहाँ से 4 से आएगा 3 में, इस तरीके से उसको पास्चन बोलेंगे। एंड सोन चलता जाता है, ब्रैकेट। ये आपने खूब पढ़ा हुआ। अगर कभी जीवन में सीरीज लिमिट बोले, क्या बोले? सीरीज लिमिट मतलब कहाँ से आएगा? इन्फिनिटी से आएगा, ये समझ लीजिएगा। कहाँ से आएगा? इन्फिनिटी से। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो 2 फॉर्मूला आपको याद रखना, वहीं से खेल होगा कि अगर हम बोले एनर्जी का, तो यहां पर आप लिख सकते हो 13.6 जेड स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर 1 में छोटा वाला स्क्वायर माइनस, मैं अपने बच्चे को ये हमेशा बोलता हूँ, n1 n2 करके मत रटो। n1 n2 रटोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, किसको n1 माने किसको n2 माने। तुम तो सिंपल छोटा वाला, 2 से 4 में छोटा कौन है? 2, तो 2 वाले को यूज कर लेंगे, है ना। 4 से 6 में छोटा कौन है? 4, छोटा वाला। तो सिंपल ये रटो, एनसी मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को, छोटा वाला, और एनबी बड़ा वाला। कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा बेटा। मतलब अगर ये आएंगे तो जो ये फोटोन रिलीज करेंगे वो कितनी एनर्जी के रिलीज करेंगे? या तो ये रट लो। अब इसी एनर्जी को हम लिख सकते हैं hc/λ, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? hc/λ। और फिर वहां से लेमडा का जो फॉर्मूला आता है अपने पास बेटा, वो आता है r जेड स्क्वायर 1 में छोटा वाला स्क्वायर माइनस 1 में बड़ा वाला स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान से। वेवलेंथ चाहिए तो ये लगा दो, वेवलेंथ चाहिए तो ये लगा दो, वेवलेंथ चाहिए तो ये, एनर्जी चाहिए तो ये लगा दो। ये दोनों फॉर्मूले हैं। क्या है ये? अगर कभी ट्रांजिशन होगा तो ये एनर्जी का फोटोन्स आपको रिलीज होते दिखेगा। अब इसी पे खूब सारे सवाल होते हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, इस तरीके से। अब इसके रीजन में कौन लाई करता है, इसके रीजन में कौन लाई करता है, इसके रीजन में, इसके रीजन में, तो ये सब आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, फॉर्मूला यही है बेटा, यहीं से सब कुछ निकालते हैं। आइए सबसे पहला जेईई मेन 2022 में देखिए क्या सवाल पूछा गया है। कह रहा है कि x और x, अपने पास x है और अपॉन में क्या है? x+4, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स। अच्छा, आपसे बोला है कि x जो है और xy जो 1 है वो क्या है? रेशियो है, किसका किसका? एनर्जी ट्रांसफर जो हो रहा है। बोलो सही है, ठीक है। कहां से कहां? पहला कह रहा है
कहाँ से कहाँ एनर्जी, एनर्जी जो होगा, एनर्जी का भी फॉर्मूला बताया, क्या होता है, सिंपल 13.6 जेड स्क्वायर 1 में छोटा वाला स्क्वायर माइनस 1 में बड़ा वाला स्क्वायर। नीचे सेम लिखोगे 13.6 जेड स्क्वायर 1 में छोटा वाला स्क्वायर माइनस 1 में बड़ा वाला स्क्वायर। अब इसी पे सारा खेल है, जरा देखना 2022 में पूछा बेटा, x अपॉन में क्या लिखेंगे, x + 4। मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूं, तो उसने पहला कहाँ पूछा है, अच्छा ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल 1/NC। इस वाले में थर्ड परमिटेड एनर्जी लेवल टू द सेकेंड। अब सोचो थर्ड से सेकेंड में, थर्ड के लिए बताओ क्या हो जाएगा, अगर आपसे उसने बोला है थर्ड से सेकेंड में, तो सोचो थर्ड से सेकेंड में आना है मुझे, छोटा वाला कौन होगा उसमें, छोटा वाला होगा 2 का स्क्वायर, बड़ा वाला कौन होगा 3 का स्क्वायर, अपॉन में नीचे अगला वाला देखो हाईएस्ट परमिटेड, हाईएस्ट मतलब सीरीज लिमिट हो गया बेटा, ये इन्फिनिटी कह रहा है, एनर्जी लेवल टू द सेकेंड परमिटेड लेवल। अब इन्फिनिटी और सेकेंड में छोटा कौन है, ऑब्वियस सी बात है सर जी 2 का स्क्वायर 1 में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला टर्म तो क्या हो गया 0, 1 में 4 माइनस 1 में 9 और ये आ गया 1 में 4। बोलो सही है। तो ऊपर अगर आप देखें 36, 9 में से 4 गया 5 है ना, अपॉन में 1/4, तो ये कितना हो गया 20/36। ये अपने पास आया है x अपॉन में x + 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और अपने से पूछा क्या वैल्यू ऑफ x, तो अपन इसको और इजीली क्या बोल सकते हैं, 5 4 जा 9 4 जा, इसको सॉल्व कर लो, 9x बराबर 5x + 20, उधर चला गया तो बन गया 4x बराबर 20, तो x बराबर हो गया 5। तो ये अपने पास जो आंसर आएगा इसका x विल बी 5, तो अपने पास क्या आंसर आएगा बेटा 5। तो ये 2022 में है, तो ध्यान से, तो ये आएगा 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल जो 2023 में पूछा गया है, क्या पूछा गया ध्यान से देखो, कह रहा है एज पर गिवन फिगर A, B and C are the first, second and third excited energy levels of hydrogen atom. ठीक है, if the ratio of the two wavelengths λ1 और λ2, ये सब एनर्जी लेवल है, λ1 और λ2 आपसे बोला है, और ये कौन सा है A, B, C, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये फर्स्ट है, इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट मतलब n = 2, ये n = 3, ये n = 4, क्योंकि ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1 होता है बेटा, ये बना दिया हमने। ठीक है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ n विल बी, अगर λ1 अपॉन λ2 का रेशियो आ रहा है 7/4n, तो मुझे ये 7/4n, ठीक है ठीक है ठीक है, तो जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं लिखूं, एक फॉर्मूला कौन सा वाला यूज किया बेटा, 1 में λ1 और 1 में λ2 बराबर लिखे, तो ऊपर लिखते हैं 1 में छोटा वाला, अगर λ1 लिखेंगे छोटा वाला 2 का स्क्वायर माइनस 1 में λ1 के लिए 3 का स्क्वायर। बोलो सही है, सही है। और आगे अगर देखें तो फिर से RZ² 1 में, अब छोटा वाला कौन सा हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 1 में 4 का स्क्वायर। इसको सही से देखोगे तो ये तो निपट जाएंगे, ठीक है। और अपने पास ऊपर फिर से क्या बना 1/4 माइनस 1 में 9, 1 में 9 माइनस 1 में 16। अभी देखो ये वाला फैक्टर अभी तुरंत सॉल्व किया था मैं, 1 इसको क्या बोल सकते हैं 5/36, तो 5/36 अपॉन में
ये जो हो जाएगा 16 9 जा 144, 16 माइनस 9 7/144। तो फिर से अगर देखो सेम रिपीट है, उसी तरीके से सवाल है, अपॉन में 7। ठीक, इसको देखो 36 है ना, ये अपने पास आया है 1 अपॉन में लेमडा 1 अपॉन में 1 अपॉन में लेमडा 2। सही से देखो, ये 30 चौके 120, 6 चौके 24, तो 36 इंटू 4 5 जा कितना हो गया 20/7। तो ये अपने पास अगर सही से देखो तो ये लेमडा 2 ऊपर चला जाएगा, लेमडा 2 अपॉन में लेमडा 1 कितना आ गया 20/7। अपने को लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 नहीं चाहिए, क्या चाहिए बेटा अपने को लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। तो बताओ लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 कितना हो गया, लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2 हो जाएगा 7/20। अब ये कह रहा है कि हमें दिखेगा 7/4 टाइम्स n, इसको बदलो, क्या लिख सकता हूँ 7/4 इंटू एन, मतलब n के जगह हम क्या लिख सकते हैं 5। तो देखो n यहाँ से अपने को समझ आ गया कि ये कुछ और नहीं n है, और n बराबर कितना हो गया 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। ये कब पूछा गया 2023। देखो दोनों सवाल लगभग सेम ही है, बस कहने का ढंग अलग है। 2022 में ऐसे पूछा गया, 2023 में ऐसा पूछा गया, तो इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। अगला सवाल देखो 2022 में, ये जो है थोड़ा सा ठीक सवाल है। अब इसको देखो क्या कह रहा है, ये सवाल अच्छा सवाल है, मतलब है तो वही चीज, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर्पज से यूज कर लिया गया है। ठीक है, इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विथ क्वांटम नंबर n टू अनदर विथ इक्वल n-1। यदि कह रहा है n बहुत बहुत बड़ा है किससे 1 से, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि 1 अपॉन लेमडा के लिए तो क्या होता है फॉर्मूला R/Z²। हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल विथ कहाँ से क्वांटम नंबर n से, है ना, कहाँ से बेटा n से। तो 1 अपॉन में छोटा वाला n-1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या लिखूं n²। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये अपने पास क्या देखने को मिलेगा, तो एक चला गया तो यहाँ बना n² और यहाँ बनेगा n-1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, n² माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab अपॉन में n-1 का होल स्क्वायर इंटू n²। अब इसको सही से चेक करें तो ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर आ गया R/Z² 2n-1। ठीक है, और इसको अगर मैं ऐसे ही अभी रखूं n²। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया है 1 अपॉन में अब अगर मैं 1 अपॉन में अपने पास बिठाया है लेमडा, ज़्यादा कुछ नहीं है बस थोड़ा सा है। अगर आप इसको देखो अपने को चाहिए कि 1 अपॉन लेमडा है, कुछ और नहीं, ये क्या है फ्रीक्वेंसी ही तो है। C बराबर क्या होता है बेटा एफ लेमडा, या V बराबर क्या होता है एफ लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया लेमडा, तो हमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखना है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसको सॉल्व करो जरा, क्या बन गया ये R/Z² 2n-1, चूंकि उसने बोला है n बहुत बहुत बड़ा है किससे 1 से, किससे 1 से। तो अगर अपन देखें तो 1 को क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं,
तो n माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, तो ये 1 को यहाँ क्या कर लेंगे 0, तो ये बन जाएगा ऊपर n आर जेड स्क्वायर 2n है, तो हमें तो मतलब किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ क्या बचा n अपॉन में n की पावर 4, तो 1 अपॉन में n की पावर क्यूब। ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो वो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, फोर्थ। ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये इसको 0 कर दिया, क्यों, चूंकि n मच 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 ग्रेटर देन है क्या है 1, तो हम n के सामने 1 को क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए। तो हमने डायरेक्ट देख लिया, फिर बचा क्या n और n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर क्या हो गया n की पावर 4, तो ये आंसर है। कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा ये बाइनोमियल यूज करना था, ठीक है, या फिर बाइनोमियल नहीं, आप ऐसे समझो उसने ये आपको बता दिया है तो उसको आपको हटाना था, वही समझो बाइनोमियल के आसपास। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप सही से देखो तो 2022 में ये सवाल आया बेटा, देखते हैं क्या कह रहा है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेमडा बी द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। पहले तो लेमडा बोला है, कौन से सीरीज का है, लाइमन सीरीज का, तो वो भी कौन सा ट्रांजिशन, पहला। तो खटाक से पहले हम लाइमन के लिए सॉल्व करते हैं। लाइमन के लिए अगर आप देखेंगे तो लेमडा अगर फॉर्मूला है तो बेटा 1 अपॉन में लेमडा बराबर क्या लिखेंगे, आर जेड स्क्वायर, जेड तो 1 ही हो जाएगा, तो आर। और अगर आप देखें तो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन मतलब कहाँ से कहाँ, 2 से लेकर के 1 में, तो छोटा वाले का स्क्वायर माइनस बड़ा वाला का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना हो गया 3/4, बोलो सही है, तो 3r/4, ये आया है 1 अपॉन में लेमडा, तो यहाँ से लेमडा अपने पास आ जाएगा 4/3r, ये अपने पास लेमडा आ गया है। अब आगे पढ़ो, उसने कौन सा बोला है कि द वेवलेंथ डिफरेंस विल बी ए लेमडा। अच्छा, पहला ये लेमडा है, कह वेवलेंथ डिफरेंस विल बी ए लेमडा, किसके बीच, बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ थर्ड ट्रांजिशन लाइन ऑफ पास्सन सीरीज एंड द सेकेंड ट्रांजिशन लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज। बाल्मेर सीरीज और किसके बीच का, पास्सन सीरीज के बीच का डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं, ए लेमडा, और लेमडा अपने पास आ चुका है, तो पूछा है ए का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए आइए जल्दी से, अगला जो है अपने पास कौन सा है बेटा, पास्सन। पास्सन के लिए अगर हम चेक करें तो बताओ पास्सन के लिए क्या है। पास्सन के लिए अगर देखें 1 अपॉन में लेमडा बराबर पास्सन पी बोल देते हैं, ठीक है, आर जेड स्क्वायर, जेड तो सेम ही रहेगा, वैसे आर भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी देखते हैं। अब कह रहा है कि विल बी थर्ड ट्रांजिशन, थर्ड अगर आप देखो वेवलेंथ ऑफ थर्ड ट्रांजिशन ऑफ पास्सन, तो देखो बेटा अगर वैसे तो अपने को याद होना चाहिए है ना, फिर भी आप अगर देखो पास्सन का थर्ड ट्रांजिशन देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये कहाँ से आ रहा है, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहाँ से आ रहा है, 6 से लेकर के किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, बोलो सही है, 6 से लेकर के किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो आपके पास 6 से 3 में, 6 से 3 में, तो जल्दी से आ जाओ, तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में छोटा वाला का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बड़ा वाला का स्क्वायर। अगर आप इसको देखो तो 9 और 36, 36 और 9 का सीधा आ जाएगा 36, 4 माइनस 1, तो 3 बाय इतना आर हो गया, मतलब आर बाय हो गया ये 12, ये हो गया 1 अपॉन लेमडा कौन सी सीरीज का, पास्सन सीरीज का। तो बताओ लेमडा कितना गया बेटा यहाँ से, 12/r पास्सन सीरीज का। ऐसे ही किसका है अपने पास अगला, अगला है बेटा बाल्मेर सीरीज का। बाल्मेर को अगर चेक करोगे तो बाल्मेर में कौन सा ट्रांजिशन कह रहा है, देखो कह रहा है सेकेंड ट्रांजिशन, तो 1 अपॉन में अगर अपन इस तरीके से लिखे बाल्मेर के लिए फिर से आर। अब सेकेंड ट्रांजिशन अगर देखोगे तो लाइमन 2 में आएगा, 2 में कहाँ से, 3 से अगर 2 में आएगा तो पहला ट्रांजिशन होगा, 4 से 2 में आएगा तो सेकंड ट्रांजिशन होगा, तो 4 और 2 के बीच में, तो 1 अपॉन में छोटा वाला 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बड़ा वाले का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो जरा कितना होगा,
1 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 16। बोलो 16 और 4 का 16, 4 माइनस 3/16, 3r/16 आएगा। ये बाल्मेर का आएगा, तो यहाँ से बाल्मेर का लेमडा आ गया 16/3r। अब कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है द वेवलेंथ डिफरेंस विल बी ए लेमडा बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ थर्ड ट्रांजिशन पासन, और इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, ए टाइम्स लेमडा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो लेमडा बी, ए लेमडा विल बी द आंसर, द डिफरेंस बिटवीन लेमडा बी पासन माइनस लेमडा बाल्मेर। अब ए टाइम्स लेमडा, लेमडा सिंपल कितना है 4/3r, तो यहां लिखेंगे बेटा 4/3r। पासन में कितना आया है देखो 12/r माइनस इसमें कितना है बेटा 16/3r, 16/3r। आर अगर कॉमन ले ले, डायरेक्ट आर कॉमन ले रहा हूं, ठीक है ना, 1 अपॉन में आर, तो ये बनेगा 12 माइनस 16/3, ठीक है। अब अगर आप यहां से देखोगे तो अपने पास 1 अपॉन में आर, 1 3 जा 36 माइनस 16 अपॉन में 3 तो 4/3r। अब 36 माइनस 16 कितना हो गया 20, है ना, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा a इंटू 4। अच्छा यहाँ देखो गलती हो रही है, ये r कहाँ है नीचे, ऊपर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, फिर ये कैंसिल नहीं हो रहा होगा, तो ध्यान से a 4 अपॉन में 3r, तो 4 अपॉन में 3r, तो r से r कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो सिंपल 20, तो a बराबर यहाँ पर 20 अपॉन में 4 कितना आ गया 5। तो अपने पास बेटा क्या आंसर आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। बोलो सही है, ये देखो कौन से में आया था 2022। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल है जो अपने जेईई मेन 2024 में ही आया हुआ है। क्या बोला है देखो, अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक आयन इमिट्स द रेडिएशन, कितना फ्रीक्वेंसी का, इतने फ्रीक्वेंसी का, व्हेन इट मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, जब 2 से 1 में ट्रांजिशन कर रहा है तो इतनी फ्रीक्वेंसी का वो रिलीज कर रहा है। और कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इन ट्रांजिशन फ्रॉम, जब 3 से 1 में जाएगा, पानी की बोतल कहाँ चला गया लग रहा है वो सोनू, चलो कोई बात, देखो 3 से 1 में जाएगा तो कितना हो जाएगा x/9 इंटू 10 की पावर 15। तो आपसे पूछा है बेटा कि मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अब अगर आप सही से देखो, हमें पता है कि एनर्जी बराबर अगर याद करें तो 13.6 है ना, या डायरेक्ट अगर आप फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लिख तो जैसे 1 अपॉन लेमडा लिखते थे, ठीक है ना, c बराबर होता है f लेमडा, तो c बाय लेमडा क्या होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, है ना। तो c को अगर उधर भेज देंगे तो अपने पास डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला बोल सकते हैं, RC/Z², 1 अपॉन में छोटा वाला स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बड़ा वाला स्क्वायर। यहां चेक करो, यहां से अगर हम लिखे 1 अपॉन में लेमडा को क्या लिख सकते हैं, ये c कहां चला जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां से 1 अपॉन लेमडा लिख सकते हो, f/c, c उधर चला जाएगा, तो अपन ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब उसने अगर ध्यान से देखोगे तो आपसे क्या क्या बोला है, किसके किसके बीच में, एक बार 2 से 1 के बीच में और एक बार 1 से 3 से 1 के बीच में। तो अगर आप 2 से 1 के बीच में अगर देखोगे तो अपने पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 से 1 छोटा वाला 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4, ये कितना हो जाएगा 3/4, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। और यहां फ्रीक्वेंसी कितना की मैंने 3 इंटू 10, इसको रख देंगे बाद में, अभी रहने दो। फिर क्या द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, कितना ट्रांजिशन हो रहा है 3 से 1 में, सेम इसी तरीके से इसको 1 कह दो। अगर मेरा
3 से 1 हो रहा है, तो छोटा वाला RCZ², ये F2 बोल दो, इसको F1 बोल दो। छोटा वाला इसमें कौन होगा 1 माइनस 1/9, तो कितना हो गया बेटा RCZ², 8/9, ये कितना हो गया F2। अब इस तरीके से ये हो गया। तो अगर हम रेशियो ले ले, टेक रेशियो, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ठीक है, F1 अपॉन में F2, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, 3/4 अपॉन में 8/9। F1 कितना गिवन है अपने पास, देखो F1 है 3 × 10⁻, इसको पहले और सजा लो, तो 9 3 जा 27 अपॉन में 32, बोलो सही है, 27 अपॉन में 32। F1 देखो कितना है बेटा 3 × 10⁻15 अपॉन में F2 27 अपॉन में 32। अगर इसको देखें तो 3 9 जा, है ना, तो अपने पास यहाँ से आ गया कितना 9F2 बराबर 32 × 10⁻15, देन डैश अपॉन में 9, मतलब 9 को अपने को नीचे लेकर जाना है, तो कह रहा है इज x/9 × 10⁻15, x/9 × 10⁻15, देखना जरा, तो यहां से F2 अपने पास आ जाएगा 32/9 × 10⁻15। अब देखो कंपेयर करो, अपने पास कितना आ गया बच्चा, x की जगह क्या आ जाएगा 32, तो 32 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो गया 32, बोलो सही है, तो 32 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये जेईई 2024 में आया हुआ था। आगे चलते, अब है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स। होता क्या है कि जब आप इस तरीके से n = 2 से 1 में आते हो बेटा, n = ये क्या है 1 और ये क्या है n = 2, 2 से अगर 1 में आते हो तो जो फोटोन निकलता है डिफरेंट फोटोन्स, ऐसे ही हमने बहुत सारे, किसी से भी कहीं भी ट्रांजिशन में हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2 से 1। हम तो कह रहे हैं इसको n1 है और इसको n2। यहाँ जो कितने मैक्सिमम डिफरेंट फोटोन्स निकलेंगे उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स का फॉर्मूला। अच्छा, हमेशा यहाँ पर जो पेयर बनता है वो मैं क्लास में बताता हूँ बच्चों को, NC2 पेयर बनता है, वो अभी आप रहने दो, आप ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। डिफरेंस n2 - n1 इनटू डिफरेंस +1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स का फॉर्मूला बनता है डिफरेंस इनटू डिफरेंस, ऐसे रटा है मैंने, कैसे रटा है, डिफरेंस इनटू डिफरेंस +1 अपॉन में 2, ये याद रखें। आइए सवाल चटकाते हैं। पहला सवाल देखते हैं, जेईई 2024 में ही आया हुआ है, आ जाओ चेक करते हैं क्या कह रहा है। एक्स डिफरेंट वेवलेंथ में बी ऑब्जर्व्ड in the spectrum from a hydrogen sample if the atoms are excited to states with principal quantum number कितना 6। अगर n = 6 के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, फॉर्मूला सुनिएगा, तो नंबर जो है x का वैल्यू क्या होगा, क्या बोला n2 - n1 n2 - n1 +1 अपॉन में 2, n2 हो गया 6 - 1 6 - 1 +1 अपॉन में 2, 6 5 जा 30, 30 अपॉन में 2 कितना हो गया बेटा 15। तो कितने मैक्सिमम फोटोन्स निकल पाएंगे, ऐसे 15 फोटोन्स निकल पाएंगे। तो आंसर है यहाँ पर 15, बोलो सही है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ओह देखो, सेम सवाल इस तरीके से किस में आया बेटा, जेईई 2024 में कैसे रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिए, बताओ क्या लिखोगे इसको। अगर आप सही से देखो, इस बार आपसे डायरेक्ट नहीं बोला गया है कहां से कहां, इस बार एनर्जी बता दिया गया है कि एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी जहां से हो रहा है वो क्या है 0.85। रटवाया था आपको, क्या रटवाया था,
कि ये n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, इधर लिख लो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, इस तरीके से चलते हैं। यहाँ पर होता है 13.6, यहाँ पर होता है डिवाइड बाय 4 करोगे 3 इस तरीके से, और इसका करोगे तो -1.51 होता है, और इसका करोगे तो -0.85 के आसपास, मतलब ये होता है। मतलब ये कुछ और नहीं, n इक्वल्स टू क्या है 4 है। ये आपको रटा होना चाहिए। इसके आगे जाएंगे तो बेटा क्या होता है 0.54, ये कितना होता है n इक्वल्स टू 5। आप इस तरीके से याद भी हो, वरना डिवाइड करेंगे n स्क्वायर का 1 होगा तो डिवाइड बाय, अब 2 के लिए 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड होगा तो इतना होगा, यहाँ 3 से डिवाइड होगा, इस तरीके से। तो सिंपल हमारे पास 0.85 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, n इक्वल्स टू 4 के। तो खटाक से नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएगा, डिफरेंस इनटू डिफरेंस -1 + 1 अपॉन में 2, 4 में से गया 3, 3 4 जा 12 अपॉन में 2, कितने हो गए 6। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा अपने लिए बेटा वो क्या आ जाएगा 6 नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स। तो ये डिफरेंट फोटोन्स पे सवाल थे। आइए आगे चलते हैं। अगला है रिकॉइल स्पीड, ध्यान से सुनिएगा। अब रिकॉइल स्पीड क्या होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला समझिए कि अगर अपने पास होता यह है बेटा कि पहले हमें लगता है, हमें नहीं, आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपना घर छोड़कर चला जाता है, कहाँ पर, ऊपर चला गया, लेकिन इसको फिर ये रिलेशन होता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है ना। ये n इक्वल्स टू अगर क्या है 1, n इक्वल्स टू क्या है 2, n इक्वल्स टू क्या है 3, लेकिन उसको रियलाइजेशन होता है कि भाई अपना घर ही सबसे अच्छा था, अपना घर ही सबसे अच्छा था, दूसरे के घर में मजा नहीं आया। तो वापस जब अपने घर में आता है, तो जब वापस अपने घर में आता है, सपोज यहाँ पर था, यहाँ से आएगा तो क्या रिलीज करेगा फोटोन, लेकिन हिट जब करेगा तो एटम को एक स्पीड मिल जाएगी, उस स्पीड को बोलते हैं रिकॉइल स्पीड। जैसे ही गन से बुलेट कहाँ जाएगी बाहर, तो बंदूक पे झटका लगेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं वापस घर तो हिट करते हैं तो फोटोन्स निकलता है, और जो एटम को हिट किए तो उस पर क्या होती है रिकॉइल स्पीड। हालांकि ये स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन हम उसको कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो हम क्या करते हैं, रिकॉइल स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होता है आपको रटना क्या है कि एनर्जी इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन अपॉन में m इंटू सी, ये फॉर्मूला होता है बेटा जी रिकॉइल स्पीड का। ध्यान से सुनिएगा। सर जी इसको रटे कैसे, समझ नहीं आया। अरे मास m है और c है स्पीड ऑफ लाइट, कैसे रटे जरा सुनिए ध्यान से, मतलब रट तो लिए, कैसे लगाएंगे कैसे। सपोज 1 और 2 के बीच में हो रहा है, तो ये कितने का निकालता है बेटा 10.2 का। तो रिकॉइल स्पीड इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, इस वक्त जो एटम गेन करेगा वो होगा एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग ट्रांजिशन 10.2 अपॉन में m इंटू सी, इस वक्त ये होगा। अगर 12.75 का है तो 12.75 अपॉन में m सी। जो एनर्जी उस वक्त इन्वॉल्व होगा किसमें, ट्रांजिशन में, वही वाला एनर्जी अपने को काउंट करना है। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। कब आया हुआ बेटा, जेई मेन 2021 में आया। क्या कह रहा है, द रिकॉइल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर इट एमिट्स अ फोटोन इज गोइंग फ्रॉम 5 to 1। अब आपको 5 to 1 खटाक से अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, ये होता है 13.6 बेटा, ये होता है 3.02, ये क्या होता है 1.51, ये होता है 0.85, ये कितना होता है 0.54। जब इसको, अब यही है n इक्वल्स टू 5 और ये इक्वल्स टू n इक्वल्स टू क्या है 1, तो 5 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो इस वक्त कितने का फोटोन्स ट्रांजिशन में क्या होगा 13.6 माइनस 0.54। तो ये जो अगर आप देखोगे 13.6 माइनस 0.54, तो ये लगभग क्या हो गया 13.06। तो ये अपने पास एनर्जी आ जाएगा, बोलो सही है। तो अपने पास क्या बनेगा, अगर आप देखें तो वेलोसिटी चाहिए, तो डेल्टा E अपॉन में m इंटू सी, तो कितना हो गया 13.06 अपॉन में मास अगर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और अगर हम सी देखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर
8। और चूंकि हमें यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो E की वैल्यू भी रखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की, ये कितने में होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो E की वैल्यू भी रखना 10 की पावर -9। आप इसको सॉल्व करें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो दिखेगा, ठीक है, हाइड्रोजन एटम सब कुछ रख दिया, डेल्टा E रख दिया अपन ने कितना 13.06, और ये रख दिया 1. E की वैल्यू रख दिया 1.6 इंटू 10 की पावर मास, अच्छा सॉरी हाइड्रोजन, देखो गलती क्या होगी, ये पाप है बेटा, हाइड्रोजन है तो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन का मास होगा यहाँ पर, ये पाप हो गया बेटा, तो प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27। अब जब आप इसको रखें, इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आता है बेटा वो आ जाएगा 4.17 मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लेंगे क्योंकि अपने को बहुत सारे क्वेश्चन लेने हैं। तो इस तरीके से अगला सवाल बेटा जेईई मेन 2024 में आया हुआ, कह रहा व्हेन अ हाइड्रोजन एटम गोइंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ, देखो अभी इसी साल आया हुआ है 2 से 1 में, तो इमिट्स करता है फोटोन, तो इसका रिकॉइल स्पीड कितना टाइम्स हो जा रहा है x/5, वेयर x इज, इस बार तो सिंपल है बेटा, 2 से 1 में तो कितना होता है 10.2 का होता है, रटा हुआ है सर जी, ये n = 1 13.6, ये n = 2, ये हो गया 3.4, यहां से यहां आएंगे तो कितने का होगा 10.2 का, कितने का होगा 10.2 का। तो अब अगर आप देखोगे यहां पर तो अपने को लिखना है 10.2, तो अपन फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, रिक्वाइल स्पीड का एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग ट्रांजिशन, कितना एनर्जी इन्वॉल्व है 10.2, तो रख देंगे 10.2 अपॉन में मास, हाइड्रोजन है तो मास उसके लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -20। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 10.2 अपॉन में m इंटू सी इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, और ऊपर क्या लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -9। बोलो सही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी मैं आपको बता देता हूं, उसने बोला है x/5 आएगा, सॉल्व कीजिए एक बार, दिख रहा होगा, ठीक है। तो आंसर जो आता है बेटा वो 17/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17/5। तो कह रहा है कि इसको कंपेयर करो x/5 से, और x यहाँ पर क्या हो जाएगा 17, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर x कितना मिल जाएगा 17 मिलने वाला है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 17। बोलो सही, कोई दिक्कत, चल आगे चलते हैं। अगला है और ये लास्ट टॉपिक है एक्सरे, चूंकि जेईई मेन में ये वाले टॉपिक को थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है, पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा इस पे हिंट लेते हुए चलते हैं कि ध्यान से, एक्सरे जो है बेटा वो आपको पता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस होता है। क्या एक्सरे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन्स आते हैं, टक्कर मार के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, टक्कर मारेंगे मेटल टारगेट प्लेट को, और क्या निकालेंगे बाहर फोटोन, और वो फोटोन निकालने के 2 प्रोसेस होते हैं। अब ऐसे करोड़ों हजार फोटोन्स, लाखों फोटोन्स गिराते हैं, तब जाके उसके 0.1 to 1% ही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाते हैं बाहर, तो बाकी सब कहाँ गए, मानो कि 1 से 2 ही फोटोन्स निकाल पाए जिसको एक्सरे की फॉर्म में बोलेंगे, बाकी सब कहाँ गए, वो बाकी सब मेटल को क्या करते हैं गर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं गर्म। इसलिए आप देखोगे कि एक्सरे में एक बगल से वाटर कूलेंट ट्यूब जाता है जो उस मेटल प्लेट को क्या रखता है, हमेशा ठंडा रखता है। हमें उतना नहीं जानना है, हमें इनमें 2 चीज पढ़ना होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज और एक पढ़ना होता है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज। मोस्टली जो सवाल आते हैं वो देखने को यहाँ से मिलते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन ये वाला पर्पस जो है एडवांस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी मेंस में अगर नहीं भी आया तो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा वो चर्चा करते चलता हूँ कि जब भी एक्सरे निकलता है वो 2 कारणों से निकलता है। एक नॉर्मल डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन स्पीड से आया, स्पीड आए, इसके अंदर डी एक्सेलरेट करने लगता है, तो यहां पर हम बोलते हैं नॉर्मल डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नॉर्मल डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से
ये अंदर गया, इस तरीके से घूमने लगा तो मैक्सवेल बोलते हैं जितने भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है वो क्या इमिट करेंगे, रेडिएशन। तो यहाँ डीएक्सेलेशन होगा तो ये क्या इमिट किया, रेडिएशन, वही किसके फॉर्म में निकलेगा, फोटोन। एक तो सिंपल ये इसकी वजह से क्या निकलता है, फोटोन्स। दूसरा होता है, अब क्या हुआ कि बहुत हाई स्पीड में आया, वो हिट किया, अब जैसे ये आया हिट किया, यहाँ के क्या करेंगे, वो वैकेंट कर देंगे स्पेस को, वाइड कर देंगे, और यहां से उठा करके वो कहां करा दिए, उसको एक्साइट करा दिए। अब जो यहां खाली हो गया उसको भरने के लिए दूसरा आएगा। अब सपोज यहां खाली हो गया, इसको भरने के लिए दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तो क्या निकाल देगा, उसको फोटोन निकाल देगा। आप ऐसे समझो कि इसके न्यूक्लियस के चारों ओर ये के सेल एल सेल में चोरी हो गया, मतलब यहां से हिट किया तो एक इलेक्ट्रॉन को इतना वो एक्साइट करा के बाहर भेज देता है इस तरीके से। अब यहां पर खाली हो गया तो ऑक्टेट पूरा होना है, ऊपर से आएगा, कौन सा आएगा, इसके पड़ोसी आएंगे, पड़ोसी एल से आया, तो भरने के लिए जब वो ट्रांजिशन होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब जो फोटोन निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज। तो यहां निकलने का कारण है ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। और अगर अपना नॉर्मल डीएक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फोटोन्स निकल रहे हैं तो उसको बोलता है क्या, कंटिन्यूअस। इसमें क्या याद रखना है, ये इंटेंसिटी वर्सेस लेमडा के बीच का ग्राफ बनाते हैं बेटा। तो यहां पर देखा गया है ये जो होता है एक कट ऑफ होता है, उसके बाद ही देखा गया है ये लेमडा मिनिमम, या इसको लेमडा कट ऑफ भी बोलते हैं, इसके बाद ही क्या दिखेंगे आपको फोटोज, इतना कम से कम होना चाहिए, तभी उसके इससे ऊपर पे ही आपको क्या दिखेंगे, बाहर आते दिखेंगे, एक्सरेज निकलते दिखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है लेमडा मिनिमम का, वो आपको याद रखना होता है। लेमडा मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Hc/V। तो अगर आप सही से देखो तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, लेमडा मिनिमम तो 12,400/में, V किस में होगा, वोल्ट में होगा, और लेमडा किस में आएगा, एंगस्ट्रम में। ये आपको कंटिन्यूअस में याद रखना है, किसमें, कंटिन्यूअस में, ये इसका है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या याद रखना है, देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, जब इसके घर चोरी हुआ तो आसपास वाले आएंगे, तो ऐसा देखा गया बहुत ज्यादा जो आते हैं वो कौन से देखेंगे, के अल्फा आता है ना, फिर उसके बाद कौन आएगा, एल अल्फा, फिर कौन आएगा, के बीटा, फिर कौन आएगा, एल बीटा। इस तरीके से ये आपके सामने ये है के अल्फा। तो यहां पर जब अगर पूछा जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं बेटा, लेमडा देखो सबसे ज्यादा किसका होगा, लेमडा सबसे ज्यादा दिख रहा है, ये इसको के अल्फा बोलेंगे, इसको बोलते हैं के बीटा, इसको एल बीटा बोलेंगे, और इसको एल अल्फा। तो लेमडा ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा किसका हो गया, लेमडा हो गया एल अल्फा का, किससे, एल बीटा से, किससे, के अल्फा से, किससे, के बीटा से। जब ऐसा होता है तो चूंकि एनर्जी क्या होता है बेटा, Hc/λ, तो जो लेमडा है तो एनर्जी का रिलेशन उल्टा होगा। एनर्जी बताओ सबसे ज्यादा किसका, के बीटा का, फिर किसका, अगर लेमडा सबसे कम तो के अल्फा का, फिर किसका, एल बीटा का, फिर किसका, एल अल्फा का। ये आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है एनर्जी और वेवलेंथ का, तो ये आप इसको याद रखेंगे। दूसरी चीज, अगर हमने बोला कि इस तरीके से ट्रांजिशन होता है, ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल, यहां से यहां आया तो इसको हम बोलेंगे के अल्फा, ठीक है, इस तरीके से के बीटा बोलते हैं इसको। फिर वहां से यहां 10.2 के अल्फा बोलेंगे, यहां से यहां आएगा, इसको इस तरीके से हम बोलते हैं के बीटा। फिर ऊपर जब आएगा तो उसको एल अल्फा बोलते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं, एल बीटा। इस तरीके से ये होता है। आइए इस पर सवाल चटकाते हैं, बहुत डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो समय लगेगा, बट इस पर सवाल चटकाते हैं, इन्हीं से काम होगा। इस सवाल को देखते हैं, जेईई मेन 2021 में आया हुआ है बेटा सवाल, पढ़ो जरा क्या करा है। एक इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है, लेमडा, इज इंसिडेंट ऑन ए टारगेट इन ए एक्सरे ट्यूब, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इमिटेड एक्सरे। अब सोचो एनर्जी अपने पास अगर हम सोचे तो वैसे तो होता है Hc/λ, बट एनर्जी को हम ये भी बोल सकते हैं P²/2m, और चूंकि P बराबर होता है बेटा H/λ, है ना, और लेमडा यहां पर कौन सा, कट ऑफ वाला, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं,
इस जगह पर देखें तो अपने पास हो जाएगा तो एच स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू लेमडा स्क्वायर बराबर एच सी बाई लेमडा कट ऑफ। तो एच सी बाई लेमडा कट ऑफ क्या हो जाएगा, तो लेमडा एक एच से एच चला गया, लेमडा कट ऑफ अगर अपन देखें है ना, तो लेमडा कट ऑफ अपने पास हो गया 2m सी लेमडा स्क्वायर अपॉन में एच, 2m सी लेमडा स्क्वायर अपॉन में एच, ऐसा कोई ऑप्शन है, ये अपने पास बन रहा है। तो ये हो गया जी हाँ, कौन सा ऑप्शन है, तीसरा, 2m सी लेमडा स्क्वायर अपॉन में एच। सिंपल सा सवाल। अगला चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को 2021 में ही आया है, एक्सरे से, कहते हैं एक्सरे से सवाल नहीं आता, जब देखो आता द वेवलेंथ ऑफ एन एक्सरे बीम। हाँ अब सिलेबस में हटाया जाकर 2023 में, मुझे पता है जी हाँ, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है उन पर। और जे एडवांस में तो आता है द मास ऑफ फिक्सियस पार्टिकल हैविंग द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ एक्सरे इज x/3h kg, x/3h। अच्छा h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ध्यान से ये h प्लैंक्स, द वैल्यू ऑफ x इज वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अब अगर आप इसको सही ध्यान से देखो तो एनर्जी बराबर होता है hc बाय लेमडा। और अगर आप इसी को देखो तो आइंस्टीन ने बोला था एनर्जी क्या करा, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे द मास ऑफ फिक्सियस पार्टिकल हैविंग द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ एक्सरे। और इसी एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कट गया, तो अपने से पूछा था द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, तो एम क्या हो गया अपने पास, एच अपॉन में लेमडा इंटू सी। अब सोचो एच को एच ही रहने दो, एच है यहाँ पर, लेमडा बेटा कितना है 10 एंगस्ट्रॉम, तो 10 इंटू 10 की पावर -10, सी की वैल्यू लिख देंगे 3 इंटू 10 की पावर 8। अब इसको देखो ऊपर लेके जाओ, 8 में से 10 गया -2, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर 100, तो 100 एच अपॉन में 3 इंटू 10, तो ये आ गया 10h/3। तो अपने पास साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि कुछ और नहीं, यहाँ पर क्या है 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, एक लास्ट सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये है हमारा लास्ट सवाल, और यहीं पर चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज देखिए ये फिर से एक्सरे पर है। एक्सरे में आपने देखा था कि एनर्जी जो होता है अपने पास, देखो पहले क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सिलेटेड by potential difference V to hit metallic target to produce X-rays. It produce continuous as well as characteristic X-rays. If lambda minimum is the smallest possible wavelength of X-ray, the spectrum variation of log lambda minimum with log V करेक्टली रिप्रेजेंटेड। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सवाल सिर्फ एक्सरे का नहीं है, इससे पहले भी अगर आप देखें तो बार बार ये कभी लॉग लेकर के पूछा जाता है। मैं तो आपको सिंपल कह रहा हूँ, लॉग लेने वाला बहुत बार आता है। तो इस तरीके से देखिए, अगर अपने पास एनर्जी हमने बताया एच सी वाई क्या होता है बेटा, लेमडा मिनिमम, तो यहां से लेमडा मिनिमम अगर हम लिखेंगे तो एच सी बाई क्या लिखेंगे, एनर्जी, और एनर्जी को किस में लिख सकते हैं, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपने को लॉग वी में बताना है। अब इसको सही से देखना पड़ेगा आपको कि अपन इसको कैसे लिख सकते हैं। तो सही से अगर लॉग ले, टेक लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग लेमडा मिनिमम। और ये बताओ, एक तो हो जाएगा अपने पास क्या कि log एच सी बाई ई वी, गला सूख गया और पानी नहीं है और सब नीचे चले गए, कोई बात। देखो log एच सी बाई अगर मैं देखूं इसको क्या लिख सकता हूं, एच सी बाई ई माइनस का log v। इसको कंपेयर करो, सिंपल था, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, x के जगह तो आपने देखो ये इस जगह पर अपना x यहां पर है log v, तो इसको कंपेयर करोगे एम एक्स प्लस सी से। c अपने पास ये इंटरसेप्ट है और स्लोप निगेटिव है, स्लोप
निगेटिव और सी इंटरसेप्ट पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। स्लोप निगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ये तो बिल्कुल नहीं, यहाँ स्लोप 0, ये स्लोप पॉजिटिव, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, तीसरा। तो ये अपने पास कौन सा आ जाएगा, तीसरा। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगा कि ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी हमने सवाल किए हैं इससे हमने मॉडर्न फिजिक्स को चटका दिया है, लेकिन अभी न्यूक्लियर फिजिक्स हमारा बचा हुआ है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स हम अगली बार लेकर आएंगे। और मैंने इतना समय इसलिए दिया है क्योंकि अक्सर बच्चे को देखा गया है कि यहाँ पर तकलीफ महसूस करते हैं। तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको वहाँ भी बहुत बेहतर तरीके से आएंगे और उसको भी फोड़ेंगे। उसके बाद हमारे जो ऑर्डर रखे हैं, सेमीकंडक्टर लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद देखेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वो देखेंगे। इतना मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और उससे ज़्यादा जितना भी हो सकता है 3-4 चैप्टर और मैं लेकर आऊँ, ठीक है। 70 से 80 नंबर का आपका जिससे कवर हो जाए जिस तरीके से, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं बच्चों, नीचे टेलीग्राम का लिंक गिवन है, उस टेलीग्राम के लिंक को आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर लेक्चर का PDF प्लस उसके जो है शॉर्ट नोट्स प्लस मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे और क्विज भी आप वहाँ से दे सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ। सी यू सून, बाय बाय।